ओके, सो इन दिस सेक्शन वी आर रिवाइजिंग करेंसी एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन एंड फोरकास्टिंग। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। इसके अंदर कहते हैं एक्सचेंज रेट एक तरह का प्राइस होता है ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए बाय बी। यहाँ पे जो बी उसका मतलब है बेस करेंसी एंड ए का मतलब है प्राइस करेंसी, यानी कि वन यूनिट ऑफ बी इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए। तो फॉरेक्स मार्केट एक तरह का ओटीसी मार्केट होता है जहाँ पर जो डीलर है वो कोट करता है अपने बिड एज ट्रेड्स। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है, इसके अंदर कहता है सिटी बैंक ने यूएसडी बाय जीबीपी कोट करा है 1.375 एंड 1.382। तो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर कहते हैं इंटरप्रेट करो इस कोड को फ्रॉम सिटी बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके अंदर कहते हैं कि सिटी बैंक है वो बिड कर रहा है फॉर जीबीपी एट 1.375, ये उसका बिड रेट है। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं जो सिटी बैंक है वो आस्क कर रहा है 1.382 यूएसडी टू सेल 1 जीबीपी, यानी कि उसका आस्क या फिर ऑफर रेट उसने दिया हुआ है, यानी कि अगर कोई मुझसे जीबीपी खरीदना चाहता है तो मैं उसको बेचूंगा एट 1.382, बट अगर कोई मुझको बेच रहा है जीबीपी तो मैं उससे खरीदूंगा एट 1.375। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के अंदर कहते हैं कि बिड स्प्रेड इसके अंदर क्या होगा। तो बिड स्प्रेड है वो यहाँ पे जो बिड रेट और आस्क रेट दी हुई इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो अपन ने 1.382 माइनस 1.375 करा तो ये जो डिफरेंस वो 007 का आया है। तो यानी कि ये डिफरेंस हो गया यूएसडी 0.007 पर जीबीपी, यानी कि 70 पिप्स। 1 पिप्स का मतलब है 1/10,000 ऑफ समथिंग। ओके, तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहते हैं कि मार्केट क्लोज होने के जस्ट 10 मिनट पहले जो सिटी बैंक है उसने ऐसा पाया कि वो लॉन्ग है ऑन जीबीपी टू द ट्यून ऑफ 40 मिलियन एंड शॉर्ट है ऑन जीबीपी टू द ट्यून ऑफ 60 मिलियन, यानी कि उसका नेट शॉर्ट पोजीशन है ऑफ 20 मिलियन जीबीपी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ए के अंदर पूछते हैं कि एक्सप्लेन करो रिस्क जो कि सिटी बैंक है वो फेस कर रहा है। तो सिटी बैंक को डर है कि जीबीपी राइज ना हो जाए। इसको इस तरह से सोचो कि जो ओवरऑल पोजीशन है सिटी बैंक की वो शॉर्ट है, यानी कि उसको बढ़ने से घाटा होएगा एंड गिरने से फायदा होएगा। तो यानी कि उसको डर है कि जीबीपी राइज ना कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बी के अंदर पूछते हैं कि अगर सिटी बैंक ने ये डिसाइड करेगी वो रिवाइज करेगा अपने कोड को पर वो मेंटेन करके रखेगा सेम बिड स्प्रेड, तो इसमें अपनी क्या राय है। तो इसमें कहते हैं सिटी बैंक को अपना जो कोट है उसको अपवर्ड रिवाइज कर लेना चाहिए। सी कुछ भी हो सकता है पर उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वही रहेगा 0.007 का। तो इसे अपन ने ये मान लिया 1.379 एंड 1.386, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 0.007 है। तो यानी कि ये सेट बैठ सकता है। ये अपन ने जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो अगर अपन यहाँ पर ध्यान से देखें तो अपन को यहाँ पे दिखेगा कि रेट अपवर्ड करने के कारण जो यहाँ पर बेचने के लिए रेट यानी कि अपने जिस दाम पे बेचेंगे, यानी कि जो सिटी बैंक जिस दाम पे खरीदेगा वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है, वो हो गई 1.379 जो कि पहले थी 1.375। एंड साथ ही साथ अगर अपन देखें तो अगर कोई अपन से खरीदना चाहता है यानी कि अपन जो सेल करेंगे वो वाला जो दाम है वो भी बढ़ गया, यानी कि 1.386 हो गया है जो कि पहले 1.382 था। तो यहाँ पर आस्क रेट बढ़ने की वजह से आस्क रेट है वो लेस अट्रैक्टिव हो गई है टू द वर्ल्ड। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि लोग वो ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे एंड कम से कम खरीदेंगे एंड अपना जो शॉर्ट वाला पोजीशन चल रहा था वो कवर होना चालू हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं रेट रिवाइज करने के कारण हो सकता है कि अपना वहां पर जो शॉर्ट पोजीशन चल रहा था जीबीपी 20 मिलियन का उसका ट्रांजेक्शन हो जाए एट द रेट ऑफ 1.379। तो अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो अपने को जो प्रॉफिट और 30 पिप्स का होगा पर जीबीपी। एंड ये जो 30 पिप्स है वो एक तरह से डिफरेंस है बिटवीन लोगों ने किस दाम पे खरीदा था एंड अभी उन्होंने किस दाम पे बेचा है। तो उन्होंने खरीदा था 1.382 पे एंड वो बेच रहे हैं 1.379 पे। एंड अगर इसको अपन सिटी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सिटी बैंक ने इसको बेचा था 1.382 पे एंड इसको खरीद रहा है वो 1.379 पे, यानी कि वो कम पे खरीद रहा है एंड ज्यादा पे बेच रहा है। तो यानी कि उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ये जो प्रॉफिट है वो 0.003 का है। एंड अगर अपन इसको पिप्स के अंदर देखें तो ये 30 पिप्स आ जाता है। पर अपन ध्यान से देखेंगे अपने को जो अभी प्रॉफिट और 30 पिप्स का हो रहा है पर जीबीपी, बट अपन को जो पहले जो प्रॉफिट था वो 70 पिप्स का हो रहा था, अब उसकी जगह पे अपन को 30 पिप्स का ही हो रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर कम प्रॉफिट हुआ है। ये कम प्रॉफिट को अपन कैसे देखा है अपन ने, क्योंकि पहले अपन ने ये देखा था कि अपन यहाँ पर खरीद रहे हैं एट 1.375 पे एंड अपन इसको बेच रहे थे एट 1.382। ये जो डिफरेंस था वो 0.007 का था, यानी कि 70 पिप्स का था। बट अपन यहाँ पे नए पे क्या कर रहे हैं कि अपन ने बेचा था 1.382 पे एंड अपन यहाँ पर खरीद रहे हैं 1.379 पे। तो यानी कि अपन थोड़ा महंगा खरीदना, पहले अपन 1.375 पे खरीदे थे, उसकी जगह अपन को खरीदना पड़ रहा है 1.379 पे। तो ये जो डिफरेंस है 40 पिप्स का ये अपन सफर कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि अगर सिटी बैंक है वो बी वाला तरीका अपने ही अपना था तो वो सिटी बैंक है किसी से स्क्वायर ऑफ कर सकता था अपनी पोजीशन को। तो इसके जवाब में कहते हैं सिटी बैंक है वो हो सकता है इंटर बैंक जाता, यानी कि होलसेल मार्केट के अंदर जाता एंड बाय करता जीबीपी 20 मिलियन फ्रॉम सम अदर बैंक एंड वो एक तरह से जो दूसरी बैंक है उसके लिए कस्टमर होता। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे कंक्लूजन बताया गया है। इसमें कहते हैं जो डीलर बिजनेस होता है यानी कि जो मार्केट मेकिंग बिजनेस होता है वो एक रिस्की बिजनेस होता है। यहाँ पे रिस्क होता है कि अपन स्ट्रक नहीं कर पाते हैं इक्वली ऑन बोथ साइड ऑफ द कोर्ट। अगर अपने वाले एग्जांपल से कंपेयर करा जाए तो अपन लॉन्ग थे 40 मिलियन एंड शॉर्ट थे 60 मिलियन, यानी कि नेट पोजीशन थी वो अपनी शॉर्ट की थी 20 मिलियन, यानी कि अपन स्ट्रक अप हो गए थे ऑन द शॉर्ट साइड एंड देयरफॉर अपन बिल्ड अप करते हैं नेट लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि इंटरप्रेट करो इस कोड को फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके अंदर कहते हैं कस्टमर है वो बाय कर सकता है बेस करेंसी को यानी कि जीबीपी को एट 1.382 पे, एंड वो अगर चाहे तो सेल कर सकता है जीबीपी को एट 1.375। तो यहाँ पे जो बिड आस्क स्प्रेड है वो एक तरह का ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है फॉर द कस्टमर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के अंदर कहते हैं कि यूएस फर्म है उसका सरप्लस फंड है यूएसडी 30 मिलियन का, एंड वो उसको इन्वेस्ट करना चाहता है जीबीपी के अंदर। तो जीबीपी के अंदर क्या अमाउंट इन्वेस्ट होगा, तो इसके अंदर वापस अपन कोड बताते हैं 1.375 एंड 1.382 था यूएसडी बाय जीबीपी। तो इस आंसर को करने से पहले यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज के अंदर हिंट दिया हुआ है हाउ टू कन्वर्ट, पहले इसको अपन देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले कहते हैं स्टेप 1 के अंदर अपन को रेट चूज करनी चाहिए। अपन बाय करना चाहते हैं अगर बेस करेंसी को तो अपन को आस्क रेट लेनी है, एंड अगर अपन सेल करना चाहते हैं बेस करेंसी को तो अपन को बिड रेट लेनी चाहिए। तो अगर अपन ने चूज कर लिया कि अपन को कौन सा लेना है, बिड रेट लेनी है, आस्क रेट लेनी है, तो अपन को स्टेप 2 के अंदर चेक करना होगा कि अपन को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे। तो अगर जो अमाउंट अपन को दिया हुआ है वो बेस करेंसी के अंदर है तो अपन को मल्टीप्लाई करना चाहिए, बट अगर अपन को जो अमाउंट है वो प्राइस करेंसी में दिया हुआ है तो अपन को उसको डिवाइड करना चाहिए। तो अपन ने लॉजिक समझ लिया, अब अपन वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वापस अपन एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके अंदर कहते हैं यूएस फर्म उसके पास पैसा पड़ा 30 मिलियन यूएसडी डॉलर का है, एंड उसको इन्वेस्ट करना चाहता है जीबीपी के अंदर। तो जीबीपी के अंदर वो कितना पैसा होएगा, अपन को जो कोट है वो दिया हुआ है यूएसडी बाय जीबीपी। तो पहले अपन को ये देखना चाहिए कि जीबीपी अपन बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं। अपन जीबीपी यहाँ पे बाय कर रहे हैं एंड यूएसडी अपन यहाँ पर सेल कर रहे हैं, यानी कि अपन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि अपन यहाँ पे जीबीपी खरीदेंगे। जीबीपी खरीदेंगे यानी कि अपन को यहाँ पर कौन सी रेट लेनी है, अपन को यहाँ पे आस्क रेट लेनी है, यानी कि अपन यहाँ पर यूज करेंगे 1.382 का। तो अपन यहाँ पर रेट तो चूज कर लिया, स्टेप 1 हो गया। अपन स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई। तो अपन को जो अमाउंट है वो यूएसडी में दिया हुआ है, यानी कि प्राइस करेंसी में दिया हुआ है, यानी कि अपन इसको डिवाइड करेंगे। तो यानी कि इसका आंसर होगा 30 बाय 1.382 जो क्या जाएगा 21.71 मिलियन जीबीपी। तो क्वेश्चन बी के अंदर कहते हैं कि एक यूके फर्म है वो इंपोर्ट करती है गुड्स फ्रॉम यूएस, यानी कि वहां से गुड्स इंपोर्ट करती है, यानी कि उसको पे करना पड़ेगा, यानी कि वो पे करेगा यूएसडी 80 मिलियन। तो उसको कितना जीबीपी रिक्वायर्ड होएगा। तो स्टेप 1 के अंदर सोचो कि अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अपन बाय कर रहे हैं बेस करेंसी या सेल कर रहे हैं जीबीपी। जीबीपी बेस करेंसी है, अपन जीबीपी को सेल कर रहे हैं जिससे कि अपन यूएसडी बाय कर सके। तो यानी कि अपन को यहाँ पर बिड वाली रेट यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपन यहाँ पे सोचेंगे कि अपन को अमाउंट किस में दिया हुआ है, अमाउंट यहाँ पे यूएसडी में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि प्राइस करेंसी तो डिवाइड होगा, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 1.375, यानी कि जीबीपी के अंदर आ जाएगा 58.18 मिलियन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सी के अंदर कहते हैं कि यूएस फर्म है उसको यूएसडी 500 मिलियन चाहिए, एंड उसने डिसाइड करेगा वो बोरो करेगा इक्विवेलेंट जीबीपी। तो यहाँ पर इस तरह से सोचो कि उसको चाहिए 500 मिलियन यूएसडी डॉलर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे जो अमाउंट है यूएसडी में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डिवाइड करना जो भी रेट आएगी। अब रेट में ये सोचो कि यूएस फर्म है उसको डॉलर चाहिए, यानी कि वो यहाँ पर जो जीबीपी है वो सेल करेगा एंड यूएसडी बाय करेगा, यानी कि जीबीपी सेल, यानी कि अपन को यहाँ पर बिड रेट यूज करनी पड़ेगी, यानी कि इसका आंसर होगा 500 डिवाइडेड बाय 1.3750, यानी कि जीबीपी 363.64 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन डी के अंदर कहते हैं कि यूएस फर्म है वो एक्सपोर्ट करता है गुड्स टू यूके, एंड वो यानी कि रिसीव करेगा जीबीपी 90 मिलियन। तो कंसेशन पे अपन को कितना यूएसडी अमाउंट रिसीव होगा। तो सबसे पहले ये सोचो कि यहाँ पर जो अमाउंट है 90 मिलियन जीबीपी में मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा। अब रेट कौन सी यूज करनी है इसके बारे में ये सोचो कि अपन को जो अमाउंट रिसीव हो रहा है जीबीपी के अंदर, पर अपन से जो अमाउंट पूछा है यूएसडी के अंदर, यानी कि अपन को कितना यूएसडी अमाउंट मिलेगा ये बताना है। तो अमाउंट है वो यूएसडी के अंदर बताना है अपन को, यानी कि अपन क्या करेंगे, बाय करेंगे यूएसडी, यानी कि अपन सेल करेंगे जीबीपी। सेल करने के लिए अपन कौन सी रेट यूज करेंगे, वो है बिड रेट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 90 इंटू 1.3750 जो कि आ जाएगा $123.75 मिलियन। ओके, तो नेक्स्ट अपन एनालिसिस एक की तरफ बढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ बिड आस्क स्प्रेड। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे डीलर स्प्रेड के बारे में, यानी कि रिटेल मार्केट के बारे में। तो जो डीलर स्प्रेड है वो डिपेंड करता है क्लाइंट रिलेशनशिप, इंटरबैंक स्प्रेड एंड साइज एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्लाइंट रिलेशनशिप के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं कई बार ऐसा देखा गया है कि जो डीलर है वो फेवरेबल रेट देता है टू प्रेफर्ड क्लाइंट, एंड ये बेस्ड होता है ऑन अदर ऑनगोइंग बिजनेस रिलेशनशिप्स के ऊपर। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे साइज एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इसके अंदर कहते हैं अगर हायर साइज होगा तो उसका हायर स्प्रेड होगा। तो इसका रीजन ये है कि जो लार्ज ट्रांजेक्शन होते हैं उनके अंदर लिक्विडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड इस रिस्क को लेने के लिए वो ज्यादा स्प्रेड डिमांड करते हैं। एंड लास्ट आता है इंटरबैंक स्प्रेड। इसके अंदर भी 4 पार्ट है। पहला करेंसीज इन्वॉल्व, दूसरा टाइम ऑफ द डे, तीसरा है मार्केट वॉलिटिलिटी, एंड चौथा है मैच्योरिटी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। करेंसीज इन्वॉल्व के अंदर कहते हैं कि अगर ये जो ट्रांजेक्शन है पॉपुलर करेंसीज के अंदर हो रहा है, जैसे कि यूएसडी हो गया, जीबीपी हो गया, तो उनके अंदर इसका लोअर स्प्रेड होगा। बट वहीं पे अगर ये कोई अटपटी करेंसी के साथ हो रहा है, जैसे मतलब पाकिस्तान के करेंसी के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर हायर स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट होता है टाइम ऑफ द डे। इसके अंदर कहते हैं जब मेजर मार्केट है लाइक अपना लंदन का हो गया, फिर न्यूयॉर्क का हो गया मार्केट, ये जब ओपन होता है तो यहाँ पे नैरो स्प्रेड होता है, क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं कि जैसे अपने पास समझ लो कोई अनफेवरेबल पोजीशन बन रही है तो ये दूसरे मार्केट के अंदर फेवरेबल पोजीशन लेके उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी अगर समझ लो अपन इस मार्केट के अंदर शॉर्ट जो है तो अपन दूसरे मार्केट में लॉन्ग जाके अपनी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं।
है, इसलिए जब मेजर मार्केट है वो ओपन होते हैं उस टाइम पर नैरो स्प्रेड होता है। नेक्स्ट होता है मार्केट वॉलिटिलिटी। तो जो स्प्रेड वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू एक्सचेंज रेट वॉलिटिलिटी। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर हायर वॉलिटिलिटी होगी तो उसकी वजह से हायर स्प्रेड होगा, जिससे कि वो कंपनसेट कर सके मार्केट मेकर्स को फॉर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ होल्डिंग दोज करेंसीज। ये जो स्प्रेड है वो चेंज होता रहता है ओवर टाइम इन रेस्पॉन्स टू वॉलिटिलिटी चेंजेस। तो इसका मतलब है अगर ज्यादा वॉलिटिलिटी है तो इसका मतलब है कि हायर स्प्रेड होगा। लास्ट आता है मैच्योरिटी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर कहते हैं जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उनका हायर स्प्रेड होता है, एंड ये ऑब्वियस भी है क्योंकि यहाँ पर अपन डील कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क होता है कि सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी होता है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क भी होता है। तो अपन यहाँ पे जब इतने सारे रिस्क ले रहे हैं तो अपन को यहाँ पे कंपनसेशन भी उतना ही ज्यादा चाहिएगा, यानी कि इस वजह से यहाँ पे हायर स्प्रेड होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का हायर स्प्रेड होता है। बट अगर समझ लो कोई स्पॉट ट्रांजेक्शन है तो उसके अंदर लोअर स्प्रेड होगा क्योंकि इसका तो तुरंत सेटलमेंट होगा। वैसे T+2 पे होता है पर यहाँ पे एकदम ही क्विक ही है ना, तो यानी कि इसका जो स्प्रेड है वो कम होगा, बट अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका जो स्प्रेड है वो ज्यादा होगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन एनालिसिस बी की तरफ बढ़ते हैं, ट्रायंगुलर आर्बिट्राज। तो फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है जिसको कोट किया जाता है बाय डिफरेंट डीलर फॉर द सेम करेंसी वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। स्टिल यहाँ पर कोई भी स्कोप ऑफ आर्बिट्राज होता ही नहीं है, एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन को यहाँ पे बैंक ABC की रेट्स दी हुई GUSD बाय GBP की। तो अगर अभी इसके अंदर देखें तो सबसे कम जो रेट है यानी कि जिससे अपन खरीद सकते हैं यानी कि आस्क रेट है वो है 1.3670, एंड यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रेट है जिसे अपन बेच सकते हैं यानी कि अपनी जो बिड रेट है वो है 1.3650। तो अगर अपन यहाँ पे सबसे कम में खरीदें, सबसे ज्यादा से ज्यादा में बेच लें तो भी अपन को घाटा ही हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे कोई भी स्कोप ऑफ आर्बिट्राज है ही नहीं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के अंदर कहते हैं अगर अपन को A/B है वो X/Y दिया हुआ है तो जो इम्प्लाइड B/A है वो हो जाएगा 1/Y/1/X। तो इसको इस तरह से सोचो कि अपन को A/B है वो X/Y दिया हुआ है, तो यानी कि अगर अपन को B को बाय करना है तो अपन को Y पे करना पड़ेगा, एंड अगर अपन को सेल करना है B को तो अपन को मिलेगा X। तो अगर अपन B को बाय करें यानी कि अपन A को सेल कर रहे हैं, यानी कि जो B के अंदर जो बाय रेट है वो X के अंदर वो सेल रेट होगी, यानी कि अगर अपन A को बाय करना चाहते हैं तो अपन को बिड रेट को देखना पड़ेगा, एंड अगर अपन को A को सेल करना है तो अपन को आस्क रेट को देखना पड़ेगा। एंड इसको इसे सोचो कि अपन को जो रुपये बाय डॉलर है वो 80 दिया हुआ है, यानी कि $1 है वो इक्वल टू 80 रुपीज है। तो इसके अंदर ये सोचो कि जो $1 है वो 80 रुपए के बराबर है, तो यानी कि जो ₹1 वो कितने डॉलर के बराबर होगा, वो 1/80 के बराबर होगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्रॉस रेट्स के बारे में। इसके अंदर कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि अपन को समझ लो चाहिए INR बाय SGD, पर हाउएवर ये डायरेक्टली अवेलेबल ही नहीं होता है। इंस्टेड अपन को बहुत INR और SGD है वो कोट होता है अगेंस्ट USD, और इस वजह से यहाँ पर आता है रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉस रेट। तो क्रॉस रेट का क्रक्स यही है कि अपन को कॉमन करेंसी को एलिमिनेट करना है, एंड इससे जो रिजल्टेंट बिड रेट आएगी वो लेस होनी चाहिए देन द आस्क रेट। तो इसको केसेस से समझाया गया। सबसे पहले अपन केस 1 देखते हैं। इसके अंदर अपन को A/B दिया हुआ है एंड अपन को B/C दिया हुआ है। तो अगर अपन को इम्प्लाइड A/C निकालना है तो ये तो मल्टीप्लाई से हो सकता है क्योंकि B से B कट हो जाएगा, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब भी अपन मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे तो अपन को स्ट्रेट रेट नहीं, यानी कि अपन को 1/3 करना है, 2/4 करना है। बट केस 2 आता है, इसके अंदर अपन को A/B दिया हुआ है एंड C/B दिया हुआ है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगर अपन को अगर इम्प्लाइड A/C निकालना है तो यहाँ पर अपन को A/B डिवाइडेड बाय C/B करना पड़ेगा, जिससे कि B से भी कट हो सके। तो यहाँ पे अपन डिवाइड कर रहे हैं, जब भी अपन डिवाइड कर रहे हैं तो अपन को क्रॉस रेट से करना पड़ेगा डिवाइड, यानी कि 1/4 और दूसरी रेट आएगी 2/3। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज करना है यानी कि केस 1, तो इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो जो अपन को रेट दी हुई है बिट वाली उनको मल्टीप्लाई करना है, आस वाली रेट उनको मल्टीप्लाई करना, तो अपना आंसर आ जाएगा। बट दूसरा आता है केस 2, इसके अंदर अपन को क्रॉस रेट का यूज करना पड़ेगा, यानी कि अगर अपन इम्प्लाइड A/C निकाल रहे हैं तो अपन को जो A/B है इसका बिड रेट इसको डिवाइड करना पड़ेगा C/B के आस्क रेट से, एंड साथ ही साथ जो दूसरी रेट है उसको निकालने के लिए अपन को A/B का जो आस्क रेट है उसको डिवाइड करेंगे C/B के बिड रेट से। एंड लाइकवाइज अगर अपन को समझो निकालने के लिए दिया होता है C/A, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके अंदर अपन डिवाइड करते जो 3 है उसको अपन डिवाइड करते 2 से, एंड दूसरा अपन यहाँ पे 4 है उसको डिवाइड करते 1 से। ओके, तो नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर आर्बिट्राज। इसके अंदर कहते हैं कि अपन को इंटरबैंक कोटेशन दिया हुआ है A/B एंड B/C का, एंड साथ ही साथ अपन को जो रिटेल और जो डीलर कोटेशन है वो भी अपन को दिया हुआ है A/C का। तो ट्रायंगुलर आर्बिट्राज को करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर कहते हैं कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए कि इसके अंदर ट्रायंगुलर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे इम्प्लाइड क्रॉस रेट यूजिंग इंटरबैंक, यानी कि अपन को A/C निकालना होगा जो इंटरबैंक कोटेशन से। तो अगर अपन यहाँ पर देखें मल्टीप्लीकेशन वाला रूल रखेगा कि A/B एंड B/C मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/3 एंड 2/4। तो ये जो रेट आएगी इसको अपन जो डीलर कोटेशन है उससे कंपेयर करेंगे, यानी कि 5 एंड 6 से अपन इसको कंपेयर करेंगे। अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं तो यानी कि यहाँ पर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी वो एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर इन दोनों के बीच में ओवरलैप हुआ इन रेट्स के बीच में तो यानी कि यहाँ पर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसको समझो अपन को जो सबसे पहले कोटेशन दिया हुआ था ना बैंक A/B और C का, तो इसके अंदर अपन देखेंगे तो एक भी रेट है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, तो यानी कि यहाँ पर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
तो अपन यहाँ पे पता लगा ले कि यहाँ पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है तो अपन यहाँ पे स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे अपन आर्बिट्रेज कैरी आउट करेंगे। तो इसके अंदर कहते हैं कि सपोज अपन को बताया जाए कि अपन को आर्बिट्रेज कैरी आउट तो करना है, बट उसके लिए अपन को यूज करना है 10 लाख सी का। तो अपन अब एफ कैसे निकालेंगे उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन कंपेयर करेंगे इम्प्लाइड ए बाई सी को विद द डीलर ए बाई सी। तो केस 1 कहता है कि अगर जो डीलर का ए बाई सी है वो हायर है, तो यानी कि जो सी है वो ओवर वैल्यूड है विद द डीलर। तो अगर वो ओवर वैल्यूड है तो अपन उसको ही बेचेंगे जो कि वो अपन को अच्छा दाम दे सकता है। तो अपन उसको सी सेल कर देंगे डीलर को, एंड जिससे अपन को ए मिलेगा। अपन ए को कन्वर्ट करेंगे बी में, यानी कि इंटर बैंक के अंदर, एंड बी से अपन उसको सी के अंदर कन्वर्ट करेंगे इंटर बैंक के अंदर ही। एंड यहाँ पे अपने पास जो सी आएगा वो डेफिनेटली मोर होगा जो कि जिससे अपन ने स्टार्ट करा था। पर अब अपन आते हैं केस 2 की तरफ। इसके अंदर कहते हैं सपोज जो डीलर का जो ए बाई सी है वो लेस देन इम्प्लाइड ए बाई सी। तो इसका मतलब है जो सी है वो अंडर वैल्यूड है विद द डीलर। तो बाय डिफॉल्ट अपन जो सी है वो ओवर वैल्यूड होगा इन द इंटर बैंक। तो यहाँ पे अपन सेल करेंगे सी इन द इंटर बैंक, जिससे अपन को बी मिलेगा, एंड अपन जो बी है उसको अपन कन्वर्ट करेंगे ए के अंदर, एंड फाइनली अपन ए को कन्वर्ट करेंगे सी के अंदर। यहाँ पे अपने पास जो सी से जो अमाउंट आएगा वो यकीनन ज्यादा होगा जिससे अपन ने स्टार्ट करा था। पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अपने वहाँ पे इम्प्लाइड रेट निकाली तो थी, बट अपन को यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर उसको कहीं पे भी यूज नहीं करना है। वो रेट केवल चेक करने के लिए होता है कि यहाँ पर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और इसके अलावा इसका कोई भी रोल नहीं है। तो यानी कि जब भी अपन आर्बिट्रेज कैरी आउट कर रहे हैं स्टेप 2 के अंदर, अपन को कहीं पे भी उसका जिक्र या फिर यूज ही नहीं करना है। अपन एक बार केस 1 और केस 2 है उसके बाद फिर से देखते हैं। केस 1 के अंदर कहते हैं डीलर का ए बाई सी है वो हायर है देन इम्प्लाइड ए बाई सी। तो यानी कि अपन कहाँ पर ओवर वैल्यूड है, डीलर के पास ओवर वैल्यूड है। तो अपन को जहाँ पर ज्यादा पैसा मिल रहा है अपन वहां बेचेंगे। अपन ने डीलर को बेच दिया, डीलर ने अपन को ए दिया, यानी कि ज्यादा मिला है ए अपन को ज्यादा मिला है। अपन ने ए को कन्वर्ट करा बी के अंदर, यानी कि बी भी अपन को ज्यादा आया है। बी को अपन ने कन्वर्ट करा सी के अंदर, यानी कि अपना सी भी ज्यादा आया, यानी कि अपने पास ओवरऑल ज्यादा आया है। अब बताएं केस 2 के अंदर, इसके अंदर कहते हैं डीलर का जो ए बाई सी है वो लेस देन इम्प्लाइड ए बाई सी, यानी कि यहाँ पर जो सी है वो अंडर वैल्यूड है विद द डीलर। तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट जो सी है वो ओवर वैल्यूड है इन द इंटर बैंक। तो इसका मतलब अपन को जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है अपन तो वहां पर इसको बेचेंगे। इंटर बैंक में अपन को ज्यादा पैसा मिल रहा है, अपन इंटर बैंक में बेच दिया। इंटर बैंक में बेचने से अपन को ज्यादा बी मिला, बी को अपन ने कन्वर्ट करा ए के अंदर, यानी कि अपन को ज्यादा ए मिला। ए को अपन ने कन्वर्ट करा सी के अंदर, यानी कि अपन को ज्यादा सी मिला, यानी कि यहाँ पे भी अपन को ज्यादा अमाउंट मिला है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अंदर अपन को जो रेट है वो नीचे लिखे हुए इंटर बैंक कोड दिया हुआ है CHF बाई USD एंड BRL बाई USD दिया हुआ है, एंड डीलर कोड दिया हुआ है CHF बाई BRL। तो अगर अपन इसके अंदर अगर इम्प्लाइड वाला निकालना चाहेंगे CHF बाई BRL, तो इसके अंदर ये देखो कि यहाँ पर जो कॉमन करेंसी वो दोनों के अंदर डिवाइड के अंदर है। तो अगर अपन को इन दोनों को क्रॉस करना है USD को, तो अपन को उसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि अपन लेंगे 1 डिवाइड बाई 4 एंड दूसरा अपन लेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको करने से जो रेट है इम्प्लाइड CHF बाई BRL कोड है वो आ जाएगा 0.5114 एंड 0.5116। तो अपना बेटा कोट आ गया है। तो अगर अपन को चेक करना है कि इसके अंदर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है या नहीं, तो अपन को स्टेप 1 के हिसाब से कंपेयर करना चाहिए डीलर कोड को विद इम्प्लाइड कोड। तो अगर अपन यहाँ पर देखें, अगर अपन परचेज कर लेंगे 0.5116 में, तो अगर अपन बेचें 0.5161 में, तो अपन यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी पॉसिबल तो है। अपन यानी कि इंटर बैंक से खरीद के अगर डीलर को बेचेंगे तो अपन को प्रॉफिट हो सकता है। तो अब अपन से क्वेश्चन 1 पूछते हैं कि आर्बिट्रेज कैरी आउट करो जब जहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे विद BRL 40 मिलियन। तो अपन को यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि अपन को हमेशा सेल करना है, जहाँ पे भी ओवर प्राइस्ड हो वहां पर अपन को सेल करना है। तो यानी कि अगर अपन को यहाँ पे दिखता है कि डीलर अपन को ज्यादा दाम पे कर रहा है, जो कि 0.5161, जो कि एज कम्पेयर टू इंटर बैंक कोड जो कि 0.5114, यानी कि जो डीलर है का जो कोड है वो ओवर प्राइस्ड है। जहाँ पे ओवर प्राइस्ड है वहां पे अपन बेचेंगे, जो कि अपन को वहां पे प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि अपन बेचेंगे 0.5161 पे। अपन ने यहाँ पर BRL बेचा है 0.5161 पे, यानी कि अपन को वहां से CHF मिला है। तो अपन CHF जो अपन को मिला है वो अपन इंटर बैंक के अंदर बेचेंगे, यानी कि CHF को अपन बेचेंगे जिससे अपन कन्वर्ट करेंगे उसको USD में। USD जो अपने पास है उसको अपन कन्वर्ट करेंगे BRL में, एंड यहाँ पे जो BRL निकलता है अपन इसको कंपेयर करेंगे विद अपना स्टार्टिंग वाला BRL, यानी कि 40 मिलियन से। अगर ये अमाउंट ज्यादा आ जाता है, यानी कि अपन यहाँ पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी से प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले अपन सेल करेंगे BRL 40 मिलियन को डीलर को, जिससे कि अपन को मिलेगा CHF 20.64 मिलियन। स्टेप 2 के अंदर जो अपने पास CHF आया है उसको अपन इंटर बैंक में बेचेंगे, जिससे कि अपन को मिलेगा USD 22.68 मिलियन। एंड स्टेप 3 के अंदर अपन जो USD है उसको इंटर बैंक के अंदर बेचेंगे, जिससे कि अपन को मिलेगा BRL 40.35 मिलियन। यानी कि अपन ने BRL स्टार्ट करा था 40 मिलियन से, लास्ट मैथड अपने पास हो गया BRL 40.35 मिलियन, यानी कि यहाँ पे सीधी सीधी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, एंड अपन यहाँ पे आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमाया 0.35 BRL का।
अब सिमिलरली यहाँ पर अपन लोग कहते हैं कि कैलकुलेट करो आर्बिट्राज प्रॉफिट, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे विद CHF 40 मिलियन। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखो कि ओवर प्राइस्ड कहाँ पर है। अगर अपन डीलर कोट की तरफ देखें तो जो BRL था वो ओवर प्राइस था, इसका मतलब है CHF डीलर के पास है वो अंडर प्राइस्ड है। एंड इसका मतलब है कि जो इम्प्लाइड कोट है इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो जो CHF है वो ओवर प्राइस्ड होगा एंड जो BRL है वो अंडर प्राइस्ड होएगा, क्योंकि अगर डीलर के पास ओवर प्राइस यानी कि इंटर बैंक के अंदर अंडर प्राइस्ड, अगर इंटर बैंक के अंदर ओवर प्राइस यानी कि डीलर के पास अंडर प्राइस्ड। तो अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें इंटर बैंक कोट के अंदर जो CHF है वो ओवर प्राइस चल रहा है, तो यानी कि अपन इंटर बैंक के अंदर CHF को बेच देंगे। तो अगर अपन इसको बेचते हैं CHF 40 मिलियन को इंटर बैंक के अंदर, तो अपन को मिलेगा 43.95 मिलियन USD। नाउ जो अपने पास USD आया है इसको अपन इंटर बैंक के अंदर फिर से बेचेंगे, इससे अपन को मिलेगा 78.19 मिलियन BRL। अब ये जो BRL आया अब अपन इसको बेचेंगे डीलर को, तो यानी डीलर अपन को यहाँ पर देगा CHF 40.35 मिलियन। देयरफॉर यहाँ पे अगर अपन देखें अपन ने स्टार्ट करा था CHF 40 मिलियन से एंड अपने पास एंड में आता है तो हो गया CHF 40.35 मिलियन। तो यानी कि यहाँ पे आर्बिट्राज प्रॉफिट हो गया 0.35 मिलियन CHF का। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर अपन को स्पॉटेड दी हुई इन द इंटरबैंक मार्केट। यहाँ पे 4 तरह का अपन को स्पॉटेड दी गई है। क्वेश्चन 1 के अंदर कहते हैं बिड ऑफर बताना है ऑन SEK बाय यूरो। तो अगर अपन देखें फर्स्ट और फोर्थ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, SEK बाय USD एंड USD बाय यूरो। तो अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 into 1 तो यहाँ पे USD से USD कट हो जाएगा, यानी कि SEK बाय यूरो आ जाएगा। तो यानी कि अपन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई यानी कि अप एंड डाउन चलेगा, क्रॉस नहीं चलेगा। यानी कि यहाँ पर बिड को बिड से मल्टीप्लाई करेंगे, आस को आस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पता 10.0077 एंड 10.0094। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट करें इम्प्लाइड JPY बाय CAD। JPY बाय CAD यहाँ पे सेकंड और थर्ड के बारे में बात हो रही है। अगर USD को कट करना तो अपन को डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड को थर्ड से, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट बाय 4 एंड दूसरा आ जाएगा सेकंड बाय थर्ड। तो अगर अपन इसको निकालेंगे इम्प्लाइड JPY बाय CAD तो ये आ जाएगा 85.7636 एंड 85.8026। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के अंदर कहते हैं डीलर है वो कोट करता है JPY बाय CAD 85.73 एंड 85.75। तो इसमें कहते हैं अगर यहाँ पर ट्रायंगुलर आर्बिट्राज होता तो अपन यहाँ पर क्या बाय करते हैं। तो इसके जवाब में कहते हैं अपन CAD है वो डीलर से खरीदते हैं एंड अपन उसको बेचते हैं इन द इंटरबैंक मार्केट एंड जिससे अपन को प्रॉफिट हो पाता ऑफ JPY 0.0136 CAD। तो इसके अंदर ये सोचो कि अपन यहाँ पे इम्प्लाइड रेट निकाली है वो आया 85.7636 एंड दूसरी 85.8026, बट यहाँ पर जो डीलर है वो कोट करे 85.73 एंड 85.75। तो अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें तो डीलर का जो कोट है वो अंडर प्राइस्ड है, यानी कि यहाँ पे जो डीलर है वो सस्ता बेच रहा है एंड यहाँ पर जो इम्प्लाइड रेट आई है इसके अंदर यहाँ पर वो महंगा बिक रहा है। तो यानी कि अपन यहाँ पर खरीद लेंगे डीलर से 85.75 पे एंड अगर अपन बेच देंगे इन द इंटरबैंक मार्केट एट 85.7636, तो यानी कि यहाँ पे अपन को प्रॉफिट हो सकता है ऑफ 0.0136 JPY पर CAD पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के अंदर कहता है अगर डीलर है वो कोट करता है बिड ऑफर ऑफ 85.74 एंड 85.81 इन JPY बाय CAD, तो वो क्या करे। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर आर्बिट्राज प्रॉफिट कमाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो रेट्स है वो ओवरलैप कर रही है। क्योंकि अगर अपन यहाँ पे डीलर से खरीद लेते हैं समझो 85.81 पे, तो अगर अपन यहाँ पे मार्केट के अंदर बेचेंगे तो अपन को मिलेंगे 85.76, यानी कि अपन को यहाँ पे लॉस हो रहा है। एंड सिमिलरली अगर अपन मार्केट से खरीद लेते हैं इंटरबैंक मार्केट से खरीदते हैं 85.8026 एंड अगर अपन यहाँ पर बेचते हैं तो अपन को मिलेगा 85.74, यानी कि अपन को यहाँ पर भी लॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आर्बिट्राज प्रॉफिट करना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 26 के अंदर कहते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट है वो कंसिडर कर रहा है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले वो T1 पे बाय करता है 100 मिलियन CAD अगेंस्ट USD एट 15:30 लंडन टाइम। T2 पे वो सेल करता है CAD 100 मिलियन अगेंस्ट KRW एट 21:30 लंडन टाइम एंड T3 पे वो सेल करता है CAD 10 मिलियन अगेंस्ट USD एट 15:30 लंडन टाइम। तो अपन को यहाँ पर कहते हैं रैंक करंट ट्रांजेक्शन को इन टर्म्स ऑफ टाइटेस्ट टू वाइडेस्ट बिड एज स्प्रेड। तो ये जो ऑर्डर होगा वो होगा 3-1-2, यानी कि यहाँ पर जो थर्ड वाला जो है T3 पे इसका जो बिड एज स्प्रेड है वो सबसे कम होएगा, बट यहाँ पे जो सेकंड वाला है इसके अंदर जो बिड एज स्प्रेड है सबसे ज्यादा होएगा। तो अपन इसका रीजन देखते हैं। T3 पे अपन सेल कर रहे हैं CAD 10 मिलियन अगेंस्ट USD एट 15:30। तो अब इसमें ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो 15:30 वाला जो टाइम है इस टाइम पे काफी सारे जो मार्केट है वो ओपन होते हैं। तो यानी कि अगर अपन इस मार्केट में खरीदो तो अपन किसी और मार्केट में सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट मार्केट एक ही टाइम पे खुल रहे हैं, तो यहाँ पर बिड एज स्प्रेड से कम होएगा। एंड दूसरी चीज यहाँ पर 10 मिलियन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर छोटे अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है। छोटे अमाउंट का ट्रांजेक्शन में छोटा स्प्रेड होता है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का रिस्क भी कम होता है। तो इसका मतलब है T3 वाले ट्रांजेक्शन में सबसे टाइटेस्ट स्प्रेड होगा, यानी कि सबसे कम स्प्रेड होगा। तो अब अपन कंपेयर करेंगे T1 एंड T2 वाले ट्रांजेक्शन को।
तो अगर अपन T1 एंड T2 के अंदर ध्यान से देखें तो दोनों के अंदर 100 मिल का ट्रांजैक्शन है, बट जो T1 वाला है वो अगेंस्ट USD है, बट T2 वाला है वो अगेंस्ट KRW है। एंड यहाँ पे जो टाइम है वो भी डिफरेंट है, जो T1 है वो है 15:30 पे एंड जो KRW है वो है 21:30 पे। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो सिंस जो USD है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन करेंसी है, तो इस वजह से इसका जो स्प्रेड है वो कम होएगा एंड KRW का जो स्प्रेड है वो ज्यादा होएगा। एंड दूसरा इसके अंदर कहते हैं कि यहाँ पर जो T1 है उसका टाइम हो रहा है 15:30 पे एंड जो T2 है वो हो रहा है 21:30। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो 15:30 वाला टाइम है इस समय पे ज्यादातर मार्केट है वो ओपन होते हैं, तो बट 21:30 वाले टाइम पे ज्यादातर मार्केट है वो ओपन नहीं होते हैं। तो यानी कि जहाँ पे जो मार्केट ज्यादा ओपन होंगे यानी कि बेटर टाइम अवेलेबल होगा तो वहाँ पे स्प्रेड कम होएगा। तो इन दोनों कारण की वजह से जो T1 है उसका कम स्प्रेड होएगा देन T2। तो यानी कि यहाँ पे रैंकिंग हो गई 3-1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के अंदर कहते हैं डीलर वो कोट करता है SEK बाय यूरो 10.0105 एंड 10.0175। तो इसके अंदर कहते हैं कि अपन आर्बिट्रेज कैरी आउट कैसे कर सकते हैं स्टार्टिंग विद यूरो 10 मिलियन। तो यहाँ पर अपन बात करें SEK बाय यूरो की, तो अगर अपन लास्ट पेज के अंदर देखें फर्स्ट एंड फोर्थ जो कोट है वो इससे रिलेटेड है। पहला है USD बाय यूरो एंड दूसरा SEK बाय USD। तो यहाँ पे अगर देखा गया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए फोर्थ एंड फर्स्ट वाले को तो यहाँ पे SEK बाय यूरो आ सकता है। तो यानी कि अपन 1/3 एंड दूसरा आ जाएगा 2/4। तो अगर अपन ये रेट निकालेंगे यानी कि इम्प्लाइड SEK बाय यूरो निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10.0077 एंड 10.0094। तो यानी कि यहाँ पे अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे डीलर कोड जो कि 10.0105 एंड 10.0175, तो ये वाली जो डीलर वाला जो कोट है वो ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो यूरो है वो ओवर प्राइस्ड है। तो अगर अपन यहाँ पे 10 मिलियन यूरो दिया हुआ है, अपन यहाँ पे आर्बिट्रेज प्रॉफिट करना है तो अपन यहाँ पर डीलर को बेचेंगे जो कि रेट अपन को मिलेगी 10.0105। यहाँ पर अपन क्या करेंगे स्टेप 1 के अंदर अपन सेल करेंगे यूरो 10 मिलियन डीलर को, जिससे कि अपन को मिलेगा SEK 100.105। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है इंटर बैंक के अंदर, अपन यहाँ पे क्या करेंगे SEK को सेल करेंगे टू द फोर्थ बैंक, जिससे कि अपन को मिलेगा 14.5626 USD। एंड स्टेप 3 के अंदर अपन इस USD को बेच देंगे बैंक 1 को, जिससे कि अपन को मिलेगा 10.001122 मिलियन यूरो। यानी कि अपन ने लगाए थे 10 मिलियन यूरो एंड अपन को लास्ट में मिल रहा है 10.001122 मिलियन यूरो, यानी कि यहाँ पे अपन को प्रॉफिट हो गया यूरो 0.001122 मिलियन का, यानी कि ये अपना आर्बिट्रेज प्रॉफिट है। ओके, तो नेक्स्ट अपन LOC की तरफ बढ़ते हैं। स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट ऑल्सो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मीनिंग ऑफ स्पॉट रेट। इसका मतलब एक्सचेंज रेट जो कि एप्लीकेबल होगी फॉर डिलीवरी 2 बिजनेस डेज अहेड, यानी कि आज से 2 दिन बाद जो रेट होगी उसको अपन स्पॉट रेट बोलते हैं। पर फॉरवर्ड रेट इसका मतलब है ऐसी जो कि आज फिक्स हो चुकी है बट इसका जो सेटलमेंट है वो किसी फ्यूचर डेट पे होगा, यानी कि अपन ने आज रेट तो फिक्स कर लिया पर इसका जो ट्रांजेक्शन है वो फ्यूचर में होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी की वजह से जो गैप होगा बिटवीन फॉरवर्ड एंड स्पॉट रेट उसको ऑफसेट किया जाएगा बाय गैप बिटवीन इंटरेस्ट रेट इन द मनी मार्केट। तो इसको समझने के लिए ऐसे सोचो कि अगर इंटरेस्ट रेट है कंट्री बी की वो लेस देन कंट्री ए, तो जो करेंसी बी है वो फॉरवर्ड प्रीमियम पे होगा वाइल ए है वो फॉरवर्ड डिस्काउंट पे होएगा। तो नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं अगर अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट परसेंटेज, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर। तो यानी कि इससे अपने परसेंटेज निकल जाएगा, तो यानी अगर जो स्पॉट रेट चल रही है उसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस परसेंटेज से, तो इससे फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमें एग्जांपल है, इसके अंदर 180 डे लेबर दिया हुआ है, JPY 1%, USD 4% एंड GBP 5%। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने से पूछते हैं कि GBP है वो डिस्काउंट होगा अगेंस्ट डॉलर बाय व्हाट अमाउंट। तो इसके अंदर ये सोचो अपन यहाँ पे GBP के बारे में सोच रहे हैं, GBP और USD को कंपेयर करो, GBP है वो ज्यादा है बाय USD बाय 1%। तो अगर अपन को कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर डिस्काउंट कितना होएगा तो इसमें अपन को सबसे पहले डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट निकालना है जो कि आ जाएगा 5 - 4 यानी कि 1%। अब नीचे अपन को निकालना है पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर। तो अपन यहाँ पर GBP के बारे में बात करें तो अपन GBP का पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर निकाल लेंगे। अगर अपन को यहाँ पे GBP 5% इसको पीरियोडिक करना है तो यानी कि 5 × 180 डिवाइड बाय 360 करना पड़ेगा, यानी कि 2.5 आ गया है। अब अगर अपन को इसका पीरियोडिक फैक्टर निकालना है यानी कि 1 + 0.025 यानी कि ये आ जाएगा 1.025, यानी कि ये टोटल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.025। इसी तरह से नेक्स्ट के अंदर कहते हैं GBP है वो डिस्काउंट होना चाहिए अगेंस्ट JPY, तो वो कितना डिस्काउंट होगा अपन को ये बताना है। तो इसके अंदर ये सोचो JPY है और जो GBP है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4% है, यानी कि ऊपर तो 4 आएगा। अब नीचे के बारे में सोचो, नीचे पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर, तो वही वापस से 1.025 ही आना है, तो यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 1.025 जो कि आ जाएगा 3.9024। नेक्स्ट के अंदर कहते हैं USD है वो प्रीमियम होएगा, पर वो किसके अगेंस्ट प्रीमियम हो सकता है। तो अगर अपन देखें USD वो 4% है, तो यानी कि अगर ये प्रीमियम होगा तो यानी कि GBP के अगेंस्ट ही हो सकता है, क्योंकि JPY के अगेंस्ट तो ये डिस्काउंट में होएगा, तो यानी कि ये USD है वो प्रीमियम होगा अगेंस्ट GBP। पर ये कितने अमाउंट होगा इसको इस तरह से सोचो, यहाँ पर डिफरेंस है 1% एंड अपन यहाँ पे पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर निकालेंगे, यानी कि जो आ जाएगा 1.02, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.02%। नेक्स्ट के अंदर
कहते हैं यूएसडी है वो एट अ डिस्काउंट होना चाहिए अगेंस्ट किसके, जेपीवाई के अगेंस्ट होना चाहिए, एंड बाय व्हाट अमाउंट होएगा, तो इसके अंदर यहाँ पे दोनों के डिफरेंस निकालेंगे जो कि आ जाएगा 3%। इसको अपन डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट फैक्टर से, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर से, जो कि आ जाएगा 1.02, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 1.02 यानी कि 2.9412%। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं फाइनली अपन को ये चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि जो फॉरवर्ड रेट है उसको कोट हमेशा किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड पॉइंट, जो कि रिफ्लेक्ट करता है प्रीमियम और डिस्काउंट ओवर स्पॉट रेट। नेक्स्ट एग्जांपल 2 के अंदर कहते हैं कि अपन को एक टेबल दी गई है जिसके अंदर मिड मार्केट कोट दिया हुआ है फॉर करंट सीएडी बाय एयूडी एज वेल एज अपन को एयूडी एंड सीएडी 270 डे लिबर भी दिया हुआ है। तो अपन को यहाँ पे स्पॉट रेट दी हुई है सीएडी बाय एयूडी की, 270 डे लिबर भी दिया हुआ है एयूडी का और सीयूडी का। अपन को यहाँ पे फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना फॉर 270 डे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सीएडी बाय एयूडी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो रेट्स दी हुई 270 डे लिबर की उनको देखो, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं जो एयूडी है उसका परसेंटेज ज्यादा है 4.87% एज कम्पेयर टू सीडी जो कि है 1.41%। इसका मतलब है कि जो एयूडी है वो फॉरवर्ड डिस्काउंट पे चल रहा होगा, एंड अपन यहाँ पे सीएडी बाय एयूडी निकालना है, यानी कि जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि फॉरवर्ड डिस्काउंट पे है, ए और बी दोनों के अंदर फॉरवर्ड डिस्काउंट है। अब अपन को ये अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए अपन ने जो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पीरियोडिक इंटरेस्ट फैक्टर, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर क्वेश्चन के अंदर, अपन ने कोर के अंदर देखा। तो अब इसकी सहूलियत के लिए एक नया फॉर्मूला आया है, उसको ही याद रखना है, एंड ये फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पीरियोडिक इंटरेस्ट फैक्टर, ये है परसेंटेज ऑफ स्पॉट रेट। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को अपने सॉल्व करते हैं, यानी कि डिफरेंस ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट। तो अपने को ये जो रेट्स दी हुई 270 डे लिबर की दी हुई है, यानी कि इन रेट्स को मल्टीप्लाई करा जाएगा 270 से एंड डिवाइड करा जाएगा 360 से, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, एंड ये जो डिफरेंस आएगा इसको अपन डिवाइड करेंगे पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर से। पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर अपन को निकालना है एयूडी का, क्योंकि अपन एयूडी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीएडी बाय एयूडी था। तो इसको सिंपली निकालने के लिए जो एयूडी वाली रेट दी हुई है इसको 270 बाय 360 करना है और उसको फिर +1 करना है, यानी कि 4.87 इंटू 270 बाय 360 +1। तो इसको सॉल्व करने पे ही आ जाता है 2.5036%। ये परसेंटेज होगा ऑफ 1.0145, यानी कि ये अमाउंट आ जाएगा 0.0254 डिस्काउंट का, यानी कि -0.0254। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल दिया था, इसके अंदर अपन को स्पॉट एमएक्सएन बाय यूएसडी दिया हुआ है, यहाँ पे 30 डे का रेट दिया हुआ है, 360 डे का अपन को रेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो 30 डे और 60 डे वाला दिया हुआ है ये अपन को यहाँ पे फॉरवर्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर के अंदर वो डिस्काउंट पे होगा या फिर प्रीमियम पे होगा उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे जो माइनस है इसका मतलब है कि वो आगे जाके डिस्काउंट में होगा। ये जितने भी अपन को पिप्स में दिए हुए हैं, यानी कि इनको डिवाइड बाय 10,000 करना पड़ेगा इसमें जो स्पॉट वाले में एड और लेस करने से पहले। अब यहाँ पे एक और चीज कहते हैं कि यहाँ पे अपने देख सकते हैं जो 30 डे और 60 डे वाले में जो स्टार्टिंग में तो माइनस लिखा है बट यहाँ पे और कुछ माइनस नहीं है, तो अपन यहाँ पे जो आस्क रेट है उसको क्या माने हैं, तो इसके अंदर कहते हैं या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 30 डे वाली जो रेट दी है -42.5 एंड 37.5, ये दोनों के दोनों ही नेगेटिव है, यानी कि अगर बाहर नेगेटिव होएगा तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, यानी कि या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रेट होंगे या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव रेट होगी। तो अगर अपन यहाँ पे फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करें तो सिंपली ये जो 30 डे वाला दिया हुआ 60 डे वाला दिया हुआ है इसको अपन डिवाइड बाय 10,000 करेंगे, ये जो भी आता है अपन इसको एडलेस कर देंगे स्पॉट रेट वाले से, तो इससे इसका अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन LSD की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेट मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर कहते हैं मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर अपन को नंबर लाइन के बारे में सोचना है, 0 स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। 0 पे जो फॉरवर्ड प्राइस होगा यानी कि फॉरवर्ड प्राइस एट इंसेप्शन टू बाय द बेस करेंसी उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय F0, एंड इंसेप्शन पे जो वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है यानी जिसको अपन V0 से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट बात है अपन स्मॉल टी पे, यहाँ पर जो फॉरवर्ड प्राइस होगा टू सेल द बेस करेंसी एट टाइम इक्वल टू स्मॉल टी उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय F स्मॉल टी। यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय V स्मॉल टी, एंड इसको निकाला जाता है बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन F स्मॉल टी एंड F0। ओके, तो लास्ट अपन आते हैं मैच्योरिटी पे जिसको अपन कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय जो फॉरवर्ड प्राइस होगा इसको अपन FT कहते हैं। यहाँ पे जो VT है यानी कि वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन F कैपिटल T एंड F0। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसको अपन समझते हैं। इसमें कहते हैं 6 महीने पहले डीलर ने सोल्ड कर दिया CHF 1 मिलियन फॉरवर्ड अगेंस्ट GBP फॉर 180 डे टर्म एट एन ऑल इन रेट ऑफ 1.485 CHF बाय GBP। आज डीलर अपनी जो पोजीशन है उसको रोल ओवर करना चाहता है फॉर अनदर 6 मंथ। यहाँ पे जो डीलर है वो यूज करता है FX स्वैप जिससे कि रोल कर सकता है अपनी पोजीशन फॉरवर्ड। तो अपन को यहाँ पर स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं। स्पॉट रेट अपन को CHF बाय GBP की आज की दी हुई है, फिर अपन को 1 2 3 5 4 6 हर मंथ का अपन को फॉरवर्ड पॉइंट निकाल के दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 1 के अंदर अपन को करंट बिड रेट बतानी है फॉर डिलीवरी ऑफ GBP अगेंस्ट CHF इन 3 मंथ। तो इसमें ये सोचो कि अपन को डिलीवर करना है GBP, यानी कि अपन को GBP सेल करना है आज से 3 महीने बाद।
तो अगर अपन को निकालना है 3 मंथ फॉरवर्ड बिड रेट, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन स्पॉट रेट लेंगे। स्पॉट रेट के अंदर भी अपन यहाँ पर बिड रेट लेंगे, यानी कि 1.4939। अब यहाँ पर अपन को 3 महीने आगे जाना है, एंड जो 3 महीने आगे का जो पॉइंट्स है, वो पिट पॉइंट्स है, वो है -25.4। तो यानी कि अपने 3 महीने फॉरवर्ड बिड रेट आ जाएगी 1.4939 माइनस 0.0025, जो कि आ जाता है 1.49136। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को कैश फ्लो बताना है, जो कि डीलर है वो रियलाइज करेगा ऑन सेटलमेंट डेट। तो इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनफ्लो ऑफ GBP 4057 8100 एंड आउटफ्लो ऑफ GBP 5422। तो इसके अंदर कहते हैं कि वेदर गेन या लॉस है, इसका पहले पता लगाओ। तो इसके अंदर कहते हैं डीलर ने सोल्ड करा है CHF फॉरवर्ड, यानी कि उसने F माइनस करा है, CHF के ऊपर, यानी कि अगर CHF बढ़ गया तो उसको घाटा होगा, बट अगर CHF गिर गया तो उसको फायदा होएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि लकीली ऐसा पाया गया कि GBP है वो एप्रिशिएट हो गया है, बिकॉज 6 महीने पहले प्राइस चला था 1.485 CHF पर GBP, यानी कि अगर अपन को 1 GBP चाहिए तो अपन को 1.485 CHF देना पड़ेगा। बट आज यानी कि स्पॉट पे दाम है वो चेंज हो गए हैं। आज अगर अपन को 1 GBP खरीदना है तो अपन को पे करना पड़ेगा 1.4941 CHF, यानी कि अपन को ज्यादा CHF पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो GBP है वो महंगा हो गया, यानी कि वो एप्रिशिएट हो गया है। अगर GBP एप्रिशिएट हो गया है, इसका मतलब है CHF डेप्रिशिएट हो गया है, एंड इसका मतलब है कि अपन ने जो कहा था वो सच हो गया, अपन ने F माइनस करा था, तो इसका मतलब अपन को गेन हुआ है। नेक्स्ट कहते हैं कि सिंस अपन ने कॉन्ट्रैक्ट करा है CHF के ऊपर, तो इसलिए अपन यहाँ पर इनवर्स कोट करेंगे, यानी कि अपन एंटर करें एट द रेट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.4850। तो अगर अपन को क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन में अपन से कैश फ्लो पूछा था, जो कि डीलर को मिलेगा ऑन सेटलमेंट डेट। तो अगर अपन को कैश फ्लो निकालना है, यानी कि अपन को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी आज की तारीख पे, यानी कि जो स्पॉट है इस पे अपन को इसका दाम निकालना पड़ेगा कि ये कितने फायदे में या कि फिर कितने घाटे में है। तो इसके लिए अपन जो आज वाला दाम चल रहा है इसको अपन कंपेयर करेंगे पुराने वाले दाम से। पर यहाँ पर जो आज वाला दाम, यानी कि जो मार्क टू मार्केट वाली जो रेट होगी, वो 2 तरह से ली जा सकती है। पहला तो जनरली जो अपन हर जगह करेंगे, और दूसरा इस क्वेश्चन के हिसाब से। जनरली के अंदर कहते हैं सिंस जो डीलर है उसने सोल्ड करा है फॉरवर्ड, यानी कि उसको बाय करना पड़ेगा CHF स्पॉट, दस उसको सेल करना पड़ेगा GBP, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.4939 होएगा। इसको इस तरह से सोचो कि जो डीलर है उसने F माइनस कर रखा है, यानी कि इसको आगे जाके CHF वो बेचना पड़ेगा। तो अगर अपन आज खरीदे तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि आज अपन किस दाम पे खरीद सकते हैं, जिससे कि अपन आगे जाके उसको बेच सके। तो यहाँ पे जो डीलर है वो सोल्ड करा है फॉरवर्ड, यानी कि उसको बाय करना पड़ेगा CHF स्पॉट। अगर अपन को बाय करना है CHF, यानी कि अपन को सेल करना पड़ेगा GBP। अब GBP के अंदर सेल वाली रेट अपन को लेनी है एंड बाद में उसको इन्वर्स कर देना है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.4939। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे कहते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें अपन को क्लियर कर बताया गया था कि FX स्वैप है, एंड कोई भी FX स्वैप को अगर अपन यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो रेट ली जाएगी वो मिड मार्केट कोट होएगा, यानी कि 1.4939 प्लस 1.4941। इसका एवरेज निकाला जाएगा, यानी कि इसका टोटल निकाल के इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ जाता है 1.4940। अब ये जो रेट है ये पर GBP निकली है, अपन को CHF में चाहिए तो अपन इसका इनवर्स कर देंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.4940। अब ये वाली जो रेट आई है इसको अपन स्टार्टिंग वाली रेट से कंपेयर करेंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.485 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.494। अब ये जो डिफरेंस आएगा इसको अपन मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन कर देंगे, इससे अपना गेन वाला अमाउंट आ जाएगा, जो कि 4057 GBP। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन से वो रेट पूछे जो कि डीलर है वो कोट करेगा आज बाय अनदर डीलर टू सेल CHF 6 मंथ फॉरवर्ड अगेंस्ट GBP। तो अगर सिंपल भाषा में बोले, अपन को फॉरवर्ड रेट बतानी है टू सेल CHF 6 मंथ फॉरवर्ड अगेंस्ट GBP। तो इसको निकालने के लिए सिंपली अपने ये देखो कि आज की रेट क्या चल रही है। आज की जो रेट चल रही है इसमें जो 6 महीने का जो फॉरवर्ड प्रीमियम है डिस्काउंट है उसको एडजस्ट कर दो। तो इसके अंदर कहते हैं सेल CHF फॉरवर्ड, इसका मतलब है कि अपन ने बाय करा है GBP फॉरवर्ड, तो देयरफॉर यहाँ पे जो 54 पिप्स का जो डिस्काउंट है वो एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम पिछले पन्ने में देखेंगे तो यहाँ पे आज की स्पॉट रेट दी हुई CHF बाई GBP 1.4939 एंड 1.4941। तो अपन ने यहाँ पर क्या करा है, जो CHF है वो सेल करा है, CHF सेल करा यानी कि GBP बाय करा है, तो यानी कि GBP बाय वाली रेट लगेगी, यानी कि आस्क रेट लगेगी जो कि 1.4941। पर अगर अपन को याद हो तो ये एक FX स्वैप है, यानी कि यहाँ पर अपन को जो बढ़िया आस्क वाली रेट नहीं लेनी है, दोनों की एवरेज वाली रेट को लेना पड़ेगा। तो यानी कि अपन को यहाँ पर जो रेलेवेंट स्पॉट रेट है वो एक तरह से मिड रेट होगी, यानी कि 1.4941 प्लस 1.4939 एंड इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4940। तो ये तो अपनी स्पॉट का गया। अपन को यहाँ पे फॉरवर्ड पे जाना है। अगर अपन को फॉरवर्ड पे जाना है तो यानी कि अपन को फॉरवर्ड प्रीमियम में डिस्काउंट है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर अपन 6 मंथ वाले में देखें, यहाँ पर रेट है -56.5 एंड -54। तो यहाँ पे अपन क्या करें, अपन यहाँ पे सेल करें CHF यानी कि अपन बाय करें GBP। तो इसका मतलब है अपन को यहाँ पे जो आस्क रेट है उससे लेना देना है। तो यहाँ पे जो आस्क रेट है वो है -54। तो अपन इसको एडजस्ट करेंगे यानी कि 1.4940 माइनस 0.0054, तो ये आ जाएगा 1.486। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे FX स्वैप। ये एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है ऑफ स्पॉट एंड अ रिवर्स फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन।
तो ये दो तरह का हो सकता है, बाय सेल स्वैप एंड सेल बाय स्वैप। बाय सेल स्वैप को स्वैप इन कहते हैं, इसके अंदर अपन बाय करते हैं स्पॉट को एंड सेल करते हैं फॉरवर्ड को। नेक्स्ट आता है सेल बाय स्वैप, इसको अपन स्वैप आउट भी कहते हैं, इसके अंदर अपन सेल करते हैं स्पॉट एंड बाय करते हैं फॉरवर्ड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसके अंदर कहते हैं जो स्पॉट है रुपी पर डॉलर है वो 69.1 एंड 69.4 एंड 6 मंथ फॉरवर्ड है -1105 एंड माइनस का 905। तो पहले अपन पढ़ेंगे इन केस ऑफ बाय सेल स्वैप। बाय सेल स्वैप क्या था, यानी कि अपन बाय कर रहे हैं स्पॉट एंड सेल कर रहे हैं फॉरवर्ड। तो अगर अपन को बाय करना है स्पॉट पे तो अपन क्या रेट पे बाय करेंगे, इन दोनों के एवरेज पे बाय करेंगे, यानी कि 69.1 प्लस 69.4 होल डिवाइडेड बाय 2 तो जाएगा 69.25, यानी कि अपन ने बाय करा है स्वैप एट 69.25 एंड अपन सेल करेंगे 6 मंथ फॉरवर्ड। 6 मंथ फॉरवर्ड अपन क्या दाम पे सेल करेंगे, तो ये सोचो कि अपन बेच रहे हैं, अपन सेल कर रहे हैं, यानी कि अपन को यहाँ पर बिड रेट लेनी पड़ेगी। अब बिड रेट है 1105 माइनस का, तो यानी कि यहाँ पे 69.25 है, इसमें अपन माइनस करेंगे 0.1105 तो ये आ जाएगा 69.1395। नेक्स्ट आता है सेल बाय स्वैप, इसके अंदर अपन सेल कर रहे हैं स्पॉट पे एंड बाय करेंगे फॉरवर्ड। अपन यहाँ पर सेल कर रहे हैं, सेल वही एवरेज वाले दाम पे होगा यानी कि 69.25 पे, पर यहाँ पे अपन बाय करेंगे। अगर आगे जाके अपन बाय करें यानी कि अपन को यहाँ पर आस्क रेट का यूज करना है, यानी कि अपन यहाँ पर जो 69.25 है इसमें से अपन लेस करेंगे 0.0905 जो कि आ जाएगा 69.1595। ओके, तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 3। इसके अंदर कहते हैं कि अपन ने कुछ टाइम पहले एक लॉन्ग एक्सपोजर को हेज किया था टू न्यूजीलैंड डॉलर यानी कि एनजेडी बाय सेलिंग एनजेडी 10 मिलियन फॉरवर्ड अगेंस्ट यूएसडी एंड यहाँ पे जो ऑल इन फॉरवर्ड प्राइस था वो था 0.79 यूएसडी बाय एनजेडी। अब इसके अंदर कहते हैं सेटलमेंट के 3 महीने पहले लॉरेन बे अपनी पोजीशन को मार्केट करना चाहता था, तो जो बिड ऑफर फॉर यूएसडी बाय एनजेडी स्पॉट रेट है 3 महीने का वो अपन को दिया हुआ है। तो इसके अंदर स्पॉट रेट अपन को दिया हुआ है, 3 मंथ पॉइंट दिया हुआ है, 3 मंथ लिबर दिया हुआ है एनजेडी का एंड 3 मंथ लिबर अपन को यूएसडी का दिया हुआ है। तो अपन को इसके अंदर मार्क टू मार्केट वैल्यू बतानी है फॉर लॉरेन बेस फॉरवर्ड पोजीशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये डायग्राम जो दिया हुआ है इसको इमेजिन करो, 0, 3 और 6। अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 महीने का है एंड अपन उसको 3 महीने पहले लेके आ रहे हैं, अपन यहाँ पर 3 महीने पे ना उसको मार्क टू मार्केट कर रहे हैं। तो यानी कि वहां पर अगर जो भी गेन आ रहा होगा अपन उसको 3 महीने पीछे लेकर के आएंगे। अब सवाल आता है कि आगे की अपन को वैल्यू निकालनी है, तो अपन पहले जो आज के हिसाब से जो आगे की वैल्यू बनेगी उसको निकालेंगे एंड उसको अपन कंपेयर करेंगे जिस दाम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी कि जो ओल्ड एफ है उसको अपन कंपेयर करेंगे न्यू एफ से एंड जितना भी डिफरेंस आएगा अपन उसको पीछे लेके आ जाएंगे। तो यानी कि अगर वैल्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपन को निकालना है तो अपन ओल्ड एफ यानी कि 0.79 इसको अपन माइनस करेंगे विद न्यू एफ। अब न्यू एफ के लिए अपन को ये देखना चाहिए कि अभी क्या दाम चल रहा है। अभी इसका जो दाम चल रहा है यूएसडी बाय एनजेडी का वो है 0.7825 एंड 0.7830 एंड यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने लिया है पोजीशन एफ माइनस आगे जाके, यानी कि अपन यहाँ पे 3 महीने पीछे आ रहे हैं। तो अगर अपन पीछे आ रहे हैं तो अपन को यहाँ पर अगर अपन को फ्यूचर में बेचना है तो अपन को आज खरीदना होगा, यानी कि अपन यहाँ पर बाय करेंगे, यानी अपन यहाँ पे बाय वाली रेट पे फोकस करेंगे। यहाँ पे न्यूजीलैंड को बाय करने के लिए रेट यानी कि आस्क रेट लेनी पड़ेगी जो कि है 0.7830। अब 0.7830 है वो तो आज की रेट है, अपन को फॉरवर्ड रेट चाहिए। फॉरवर्ड रेट के लिए अपन यहाँ पर जो 3 मंथ पॉइंट दिए अपन इससे एडजस्ट करेंगे। अपन को बाय करना है यहाँ पर एनजेडी, तो इसका मतलब है अपन को यहाँ पर जो आस्क रेट है उससे एडजस्ट करना पड़ेगा जो कि है -10 पिप्स। तो यानी कि अपन इसको स्पॉट से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7820। अपन इसको माइनस करेंगे 0.79 से जो कि ओल्ड एफ है यानी कि जिसपे कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था। तो ये जो डिफरेंस आएगा अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलियन से क्योंकि जो कि अपना कॉन्ट्रैक्ट साइज है एंड अपन इस पूरे को डिवाइड करेंगे 1 प्लस पीरियोडिक आर ऑफ यूएसडी। तो यानी यहाँ पे जो आर है वो 0.31% है। अपन ये इसको 3 महीने का लेके आएंगे यानी कि इसको 3/12 करेंगे तो ये जो आया है इसमें +1 करेंगे एंड इस पूरे को फिर अपन उससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा USD 79,938। इसी तरह से क्वेश्चन 4 आता है, इसके अंदर कहते हैं सपोज अपन ने जो लॉन्ग एक्सपोजर है वो एनजेडी की जगह अपन ने यूएसडी पे ले लिया जिसको हेज किया जाएगा बाय सेलिंग USD 10 मिलियन फॉरवर्ड अगेंस्ट एनजेडी एट ऑल इन फॉरवर्ड रेट ऑफ 0.79 USD बाय एनजेडी। अब 3 महीने प्रायर टू द सेटलमेंट डेट अपन अपनी जो पोजीशन है उसको मार्क टू मार्केट करना चाहते हैं। तो अपन को इसके अंदर मार्क टू मार्केट वैल्यू बताना फॉर लॉरेन बेस शॉर्ट USD पोजीशन। तो इसके अंदर फिर से वही वाला जो डायग्राम है इसको सोचो जो क्वेश्चन 4 के अंदर अपन ने बनाया है 0, 3 और 6। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा है, यूएसडी को एफ माइनस करा है, यानी कि अपन पीछे जब अपन 3 पाएंगे तो यानी कि अपन यूएसडी पे अपन एफ प्लस करेंगे यानी अपन यूएसडी बाय करेंगे। यूएसडी बाय करेंगे यानी कि अपन एनजेडी सेल करेंगे, यानी कि अपन को यहाँ पर बिड रेट यूज करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे अपन बिड रेट के अंदर चेंजेस करेंगे जिससे कि वो फॉरवर्ड रेट बन जाए एंड उसको फिर अपन कंपेयर करेंगे जो फॉरवर्ड रेट पुरानी वाली थी उससे, यानी कि जिसपे कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको अपन कॉन्ट्रैक्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे
करेंगे एंड डिवाइड कर देंगे 1 प्लस पीरियोडिक आर ऑफ एनजेड से। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ओल्ड एफ माइनस न्यू एफ करेंगे। तो यहाँ पे जो ओल्ड एफ है वो अपन को यूएसडी बाय एनजेडी दिया हुआ है जो कि 0.79। तो अगर अपन को यहाँ पे एक यूएसडी का वैल्यू निकालना है तो अपन यहाँ पर सिंपली 1 बाय जो 0.79 है इसको कर देंगे एंड ये निकालने के बाद अपन इसको माइनस करेंगे न्यूज एफ से। न्यू एफ को निकालने के लिए ये सोचो कि अपन यहाँ पर कौन सी रेट लेंगे स्पॉट की, बिट रेट लेंगे, आस्क रेट लेंगे। तो इसमें सिंपली ये सोचो कि अपन यहाँ पर अपने को जो रेट है वो दी हुई है यूएसडी बाय एनजेडी। तो अपन को यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि अपन को यूएसडी है वो बाय करना है, यानी कि अपन को एनजेडी सेल करना है, यानी कि अपन को यहाँ पे बिड रेट लेनी पड़ेगी। बट बिड रेट है ये अपन को नहीं ले सकते, अपन को इसका रिवर्स करना पड़ेगा। पर रिवर्स करने से पहले अपन को इसको फॉरवर्ड रेट में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड रेट में एडजस्ट करने के लिए इसको माइनस 12.1 पिप्स करना पड़ेगा। तो अगर अपन इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0.78129। अपन इसका रिवर्स कर देंगे तो यानी कि अपनी रेट क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाय 0.7900 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.78129। ये जो डिफरेंस है अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइज जो कि 10 मिलियन एंड इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस पीरियोडिक आर ऑफ एनजेडी। तो यहाँ पर अगर अपन देखें जो एनजेडी है उसकी रेट है 3.31%। इसको अपन 3/12 करेंगे, ये जो आता है इसको अपन +1 कर देंगे तो इससे इसका आंसर आ जाएगा माइनस एनजेडी 139959। तो अपने यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आ सकता है इस क्वेश्चन को करते हुए कि अपन डिवाइड कौन सी रेट से करेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके ये पता चलता है कि अपन जिस रेट के बारे में अपन डील कर रहे हैं ना उसकी दूसरी रेट लेनी है। क्योंकि अपन ने जो पहले वाले जो थर्ड वाला क्वेश्चन था जो जिस इसके ऊपर है, इसके अंदर देखो अपन ने जो ओल्ड एफ निकाला इसके अंदर अपन को उसको किस टर्म में निकाल रहे हैं। तो अगर अपन इसमें देखेंगे अपन ने यहाँ पर जो 10 मिलियन एनजेडी है इसका अपन ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा था एंड अपन यहाँ पर रेट है वो अपन ने 0.79 यूज करी है एंड ये जो रेट है वो है यूएसडी बाय एनजेडी, यानी कि 1 एनजेडी इक्वल टू 0.79 यूएसडी होता है। यानी कि अपन ने यहाँ पे जो 0.79 लिखा है ये यूएसडी की फॉर्म में है एंड सिमिलरली अपन यहाँ पे जो न्यू एफ लिखा है 0.7820 ये भी यूएसडी की फॉर्म में है। यानी कि यहाँ पे ऊपर जब यूएसडी आए तो नीचे भी अपन को यूएसडी वाली टर्म में लेनी पड़ेगी ना। इसी तरह से क्वेश्चन 4 के अंदर देखो यहाँ पे अपन ने जो वैल्यू है वो ओल्ड माइनस न्यू करा है। यहाँ पे ओल्ड अपन ने 1 डिवाइडेड बाय 0.79 करा है। क्यों? तो इसको समझने के लिए ये सोचो कि अपन ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का करा है। अपन ने यहाँ पे 10 मिलियन यूएसडी का कॉन्ट्रैक्ट करा है। अपन ने यहाँ पे यूएसडी का कॉन्ट्रैक्ट करा है तो यहाँ पे अपने जो टर्म है वो 1 यूएसडी इक्वल टू क्या एनजेडी होगा वो अपन ने लिखा है, यानी कि यहाँ पे इसको एनजेडी के टर्म्स में लिखा है। ये एनजेडी इतना है माइनस अपन ने जो नया वाला निकाला है वो भी कितने एनजेडी है उस टर्म्स में निकाला है। तो जब अपन ऊपर वाली रेट्स के अंदर एनजेडी का यूज कर रहे हैं तो अपन यहाँ पर जो इसको डिवाइड करेंगे उसके अंदर भी अपन यहाँ पे एनजेडी का ही यूज करेंगे ना। ओके तो नेक्स्ट अपन एलओएस ई की तरफ बढ़ते हैं, इंटरनेशनल पैरिटी रिलेशनशिप। इसके अंदर अपन फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेक्स मार्केट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसके अंदर अपन फॉरवर्ड स्पॉट एंड एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस के बारे में अपन बात करते हैं। यानी कि अगर अपन को समझ लो फॉरवर्ड प्रीमियम में डिस्काउंट निकालना है या फिर अपन को प्राइस एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन निकालना है जो कि आगे जाके होने वाला है तो उसको अपन फॉरेक्स मार्केट के अंदर देखते हैं। दूसरा था मनी मार्केट, इसके अंदर अपन इंटरेस्ट रेट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि डिफरेंस इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इसके बारे में अपन बात करते हैं। एंड लास्ट था कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी यानी कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड होगा, यानी कि अगर इन्फ्लेशन डिफरेंस के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर 6 टाइप के रिलेशन बताए गए हैं। अपन फर्स्ट रिलेशन से स्टार्ट करते हैं जो कि प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी, इसको फॉरवर्डेड पैरिटी भी बोला जाता है। इसके अंदर कहते हैं कि एफ एक तरह का अनबैलेंस्ड एस्टिमेट होता है ऑफ ईएच, यानी कि जो फॉरवर्ड रेट है वो एक तरह का अनबैलेंस्ड एस्टिमेट होता है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट का। ये केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जो इन्वेस्टर है जब रिस्क न्यूट्रल होंगे। अगर ये होल्ड करेगा तो यानी कि एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस वो इक्वल होगा ईएस माइनस एस डिवाइडेड बाई एस के, यानी कि फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट इक्वल होएगा एक्सपेक्टेड वो प्राइस एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन के। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि फॉरवर्डेड पैरिटी है उसको डिराइव किया जा सकता है फ्रॉम एक्स आंटे पीपीपी एंड अनकवर्ड आईआरपी। इसको इस तरह से सोचो कि यहाँ पर एक्स आंटे पीपीपी के अंदर क्या फॉर्मूला अपन ने देखा था, उसके अंदर कहते हैं ईएस माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इक्वल होएगा इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के। एंड अनकवर्ड आईआरपी के अंदर अपन ने क्या फॉर्मूला देखा था, अनकवर्ड आईआरपी के अंदर फॉर्मूला होता है ईएस माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इक्वल होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के। एंड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होता है, एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस होता है। तो अगर अपन दोनों इक्वेशन को जोड़ दे तो क्या बनेगा, ईएस माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इक्वल होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के एंड जो कि इक्वल होता है इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के। यानी कि इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इक्वल टू इन्फ्लेशन डिफरेंशियल हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होता है, एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस होता है एंड इन्फ्लेशन डिफरेंशियल क्या होता है, ईएस माइनस एस डिवाइडेड बाई एस होता है। यानी कि एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इक्वल हो जाएगा ईएस माइनस एस डिवाइडेड बाई एस के। पर यहाँ पर एक कमेंट है, इसके अंदर कहता है जो एम्पेरिकल एविडेंस है वो लैक करता है इसके अंदर एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। ओके तो नेक्स्ट अपन सेकंड रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ये क्या कहता है, ये
कहता है एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, यानी कि जो फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट है वो इक्वल होएगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के, यानी कि डिफरेंस ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के इक्वल होएगा। यानी कि ये कहता है कि अगर डॉलर इंटरेस्ट रेट है वो 6% है एंड यहाँ पर जो पाउंड इंटरेस्ट रेट है वो 4% है, वो जो पाउंड है वो एट फॉरवर्ड प्रीमियम होगा अगेंस्ट डॉलर अप्रोक्सीमेटली बाय 2% एंड एक्जैक्टली होएगा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.04, यानी कि 1.92% से। इसको सिंपली उसी फॉर्मूले से निकाला गया जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट को निकालने का क्या तरीका होता है, डिफरेंस ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फैक्टर, यानी कि एक तरह से 6 - 4 डिवाइडेड बाय 1.04, तो यानी ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1.04, यानी कि 1.92% आ जाएगा। अगर इसको इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो पाउंड है वो फॉरवर्ड प्रीमियम पे होएगा बाय 1.92%, यानी कि जो स्पॉट रेट चल रहा है इससे 1.92% ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक्जैक्ट फॉर्मूला बताया गया है F/S इक्वल टू पीरियोडिक फैक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पीरियोडिक फैक्टर ऑफ बी। ओके, तो नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया गया, इसमें अपन को स्पॉट मिड रेट दी है 1.651 CAD बाय GBP, 80 डे फॉरवर्ड रेट निकालनी है। अपन को 80 डे लिबर दिया हुआ है CAD का और GBP का। तो यहाँ पर 80 डे फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए सिंपली अपन को F/S इक्वल टू पीरियोडिक फैक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पीरियोडिक फैक्टर ऑफ बी करना है। अब यहाँ पर ये समझो कि A और B किसको लेना है, तो अगर अपन को जो रेट है वो दिया हुआ है अपन को CAD बाय GBP, तो यहाँ पर ये A बाय B हो जाएगा, यानी कि A हो जाएगा CAD और B हो जाएगा GBP, तो यानी कि ये अपन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.6583। तो अब एक सवाल आ सकता है कि ये जो इक्वेशन है वो होल्ड क्यों करेगी गुड, तो ये होल्ड इसलिए करेगी गुड जिससे कि हम प्रिवेंट कर सके कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज को। सपोज अगर ये 80 डे फॉरवर्ड रेट है वो एक्चुअली 1.6598 हो जाता, तो यहाँ पर CI यानी कि कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज लग जाता है, यानी कि अपन को आर्बिट्राज प्रॉफिट हो सकता था। वो कैसे होता था अपन उसको निकालते हैं। तो इसको निकालने का तरीका है BCIF, यानी कि बोरो करो फिर कन्वर्ट करो फिर उसको इन्वेस्ट करो फिर उसको फॉरवर्ड सेल कर दो। यानी कि सबसे पहले बोरो करना होगा, अपन बोरो करेंगे 1000 CAD एट 1.11%। वो ये कैसे आया रेट, इसको निकाला गया 5% इंटू 80 बाय 360 करके। तो यानी कि आउटफ्लो आफ्टर 80 डेज वो कितना होएगा, वो होएगा 1011.11 का। तो यानी कि अपने स्टेप 1 के अंदर अपन ने कितना बोरो करना है एंड अपन को आगे कितना पे करना है वो निकाल लिया है। स्टेप 2 के अंदर अपन इसको कन्वर्ट करेंगे जो अपने पास पैसा आया है, तो यानी कि अपन कन्वर्ट करेंगे 1000 CAD को स्पॉट, जिससे कि अपन को GBP मिलेगा 605.6935। अपन इसको इन्वेस्ट करेंगे GBP के अंदर, जिससे कि अपन को मिलेगा यहाँ पर 609.7317, यानी कि अपन को 80 दिन बाद मिलेगा 609.7317। स्टेप 4 के अंदर अपन इसको फॉरवर्ड सेल कर देंगे, यानी कि सेल कर देंगे GBP 80 डे फॉरवर्ड एट 1.6598 पे, जिससे कि अपन को मिलेगा 1012.0326। तो यानी कि आर्बिट्राज प्रॉफिट क्या होएगा, अपने पास आने वाला है 1012.0326 एंड जाने वाला है 1011.11, तो यानी कि आर्बिट्राज प्रॉफिट हो जाएगा CAD का 0.9216। तो अपन इस एग्जांपल के अंदर क्या देखा है, अपन इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पर जो GBP का जो भाव है CAD बाय GBP, इसका जो भाव है वो अपने हिसाब से होना चाहिए 1.6583, जो कि कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी के हिसाब से, यानी कि जहाँ पे कोई आर्बिट्राज प्रॉफिट नहीं होगा वो ये दाम होना चाहिए। बट एक्चुअली जो 80 दिन बाद वाला जो दाम है, यानी कि जो फॉरवर्ड रेट है वो चल रहा है 1.6598, यानी कि यहाँ पर जो 15 पिप्स है वो ज्यादा चल रहा है जो होना चाहिए उससे। तो यानी कि ये यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि GBP है वो एक तरह से ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक GBP की जो रेट है 1.6583 होनी चाहिए, बट अपन यहाँ पे एक्चुअली कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रेट अपन को दिए 1.6598 है, यानी कि यहाँ पर ओवर प्राइस चल रहा है। इसका मतलब है CAD है वो अंडर प्राइस चल रहा है, तो जो अंडर प्राइस चल रहा है अपन उससे बोरो कर लेंगे, यानी कि CAD को अपन बोरो कर लेंगे। अपन ने बोरो करा 1000 CAD, तो यानी कि 80 दिन बाद अपन को पे करना पड़ेगा 1011.11, पर इसी के बाद अपन ने जो बोरो करा अपन उसको इन्वेस्ट भी करेंगे। अपन ने वो CAD के अंदर बोरो करा तो अपन उसको कन्वर्ट करेंगे अब GBP के अंदर, क्योंकि GBP ओवर प्राइस है, अपन को ज्यादा पैसा दे रहे हैं GBP के बदले, तो यानी कि यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है, तो अपन वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो अपन ने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया GBP के अंदर कन्वर्ट करा तो अपन को मिल गई GBP 605.6935। अपने पास अभी GBP आ गए, अपन इसको GBP में इन्वेस्ट करेंगे। अपन ने इसको इन्वेस्ट कर दिया एंड इन्वेस्ट करने से मिले अपन को 609.7317, तो अपन को ये मिल रहे हैं 609.7317। तो अपन अब इसको फॉरवर्ड सेल कर देंगे, यानी कि अपन F माइनस कर देंगे एंड रेट चल रही है वो है 1.6598, यानी कि इसको फॉरवर्ड सेल करा जाएगा एट 1.6598। अपने पास जो GBP है वो है 609.7317, तो यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा 1.6598 से, तो ये आ जाएगा 1012.0326, यानी कि अपने पास आने वाला है 1012.0326 एंड जाने वाला है 1011.11, तो यानी कि शॉर्ट यहाँ पे तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है 0.9216 की CAD में। यानी कि सिंपली इसके अंदर ये सोचो कि यहाँ पर जो भी ओवर प्राइस है उसको अपन को F माइनस करना है, क्योंकि आगे जाके तो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आएगा, तो यानी कि उसको अपन F माइनस करेंगे, यानी कि अपन को उसको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आज उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि अपन को दूसरी वाली करेंसी को इसको अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि अपन को दूसरी वाली करेंसी को बोरो करना पड़ेगा।
तो अब जैसे लोगों को इस स्ट्रेटेजी के बारे में पता चलेगा तो हर आदमी इसको एक्सप्लॉइट करेगा इस आर्बिट्राज को। तो आगे जाके ये सिचुएशन आएगी जब एफ बाई एस इक्वल टू फैक्टर बाई फैक्टर हो जाएगा, यानी कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को खत्म हो जाएगी, यानी कि स्पॉट फॉरवर्ड ICAD एंड IGBP इस तरह से चेंज होंगे कि जो इक्विलिब्रियम में वापस से रिस्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हेडिंग। जो अपन ने हेडिंग देखी थी ना, कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो प्राइमा फेशिया कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अक्रॉस द ग्लोब है वो डिफरेंट होता है। हाउएवर जो कवर्ड बेसिस है उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है अक्रॉस द ग्लोब वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर यूके का पर्सन इन्वेस्ट करता है CAD के अंदर ऑन कवर्ड बेसिस तो वो अर्न करेगा IGBP 3% ही। एंड सिमिलरली अगर एक कैनेडियन पर्सन है जो वो इन्वेस्ट करता है GBP के अंदर ऑन अ कवर्ड बेसिस तो वो अर्न करेगा ICAD 5%। ओके, तो नेक्स्ट ऊपर यहाँ पर एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर असम्पशंस बताई गई है कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी की। तो यहाँ पर 3 असम्पशन है। पहला तो जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। दूसरा आता है जो अंडरलाइंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिनको कंपेयर किया जा रहा है वो सिमिलर इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, मैच्योरिटी एंड डिफॉल्ट रिस्क। एंड थर्ड असम्पशन के अंदर कहते हैं कि जो कैपिटल है वो परमिटेड है टू फ्लो फ्रीली, यानी कि बाहर वाले यहाँ पे भी आराम से पैसा लगा सकते हैं, यहाँ वाले बाहर आराम से पैसा लगा सकते हैं। तो इसके कंक्लूजन के अंदर कहते हैं कि अगर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन फॉरेन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो कि कंप्लीटली हेज्ड अगेंस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क, वो यील्ड करेगा एग्जैक्टली सेम रिटर्न जो कि अदरवाइज एक आइडेंटिकल डोमेस्टिक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करता। यानी कि जो कि अपन ने अपने वाले केस के अंदर पढ़ा कि यूके का पर्सन वो इन्वेस्ट करता है अगर CAD के अंदर तो वो अर्न करेगा IGBP ऑफ 3%, यानी कि उस कंट्री का जो चल रहा है इंटरेस्ट वही वाला अर्न करेगा। एंड सिमिलरली अगर कैनेडियन पर्सन है वो इन्वेस्ट करता है GBP के अंदर ऑन अ कवर्ड बेसिस तो वो कितना भी कर ले वो 5% ही अर्न कर पाएगा अगर वो कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी के अंदर है। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी के बारे में। ये क्या कहता है, ये कहता है ES माइनस एस डिवाइडेड बाई एस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के, यानी कि करेंसी अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा डिफरेंस ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के। एंड अगर टू बी एग्जैक्ट जाए तो इसकी इक्वेशन होगी ES बाई एस इक्वल टू फैक्टर बाई फैक्टर। तो अब एक सवाल आता है क्या ये होल्ड करता है गुड। तो इसमें कहते हैं कि एम्पेरिकल एविडेंस में से देखा गया है कि ये लैग करता है शॉर्ट रन के अंदर। नेक्स्ट कहते हैं इसके पीछे कोई भी आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं कि हो सकता है कि सब मेंशन करेगी वी हैव रिस्क न्यूट्रलिटी, यानी कि F इक्वल टू ES होगा। तो यानी कि यहाँ पर F माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू हो जाएगा ES माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के, यानी कि डिफरेंस ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के इक्वल होएगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर कहते हैं अगर कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट वो बढ़ जाता है तो यानी कि उसकी करेंसी वो डेप्रिशिएट करेगी। एंड सिमिलरली अगर कंट्री है उसका इंटरेस्ट रेट वो गिर जाता है तो उसकी जो करेंसी है वो अप्रिशिएट करेगी। अगर ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो यहाँ पर कैरी ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी। इसका मतलब ये है कि समझ लो एक USD है उसका इंटरेस्ट रेट है 4% एंड यहाँ पर JPY है इसका इंटरेस्ट रेट है 6%। तो हो सकता है अपन यहाँ पर बोले कि यहाँ पर जो USD वो अप्रिशिएट करेगा बाय 2%, जिससे कि वो वहाँ पर JPY तक पहुंच सके, जिससे कि दोनों जो लोग हैं वो इक्वल कमा सके। तो अगर अपन प्रीवियस वाले के बारे में सोचें यानी कि कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी के बारे में सोचें तो उसके अंदर तो कहते हैं कि ये होल्ड करना चाहिए गुड, नहीं तो यहाँ पर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि उसमें क्या कहते हैं कि ये 2% से बढ़ेगा। अगर ये नहीं बढ़ा तो यानी कि यहाँ पर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि यहाँ पर अपन को शॉर्ट प्रॉफिट होगा ही होगा, अपन अपने आप को कवर कर चुके होते हैं। बट अगर अपन अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी के अंदर देखते हैं यहाँ पे अपन कैरी ट्रेड करते हैं, यानी कि अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि अपन ने जो 4% है वो वाला खरीदा, अपन यहाँ पर ये उम्मीद आके बैठते हैं कि ये 2% से ज्यादा बढ़ेगा। अपन अपने आप को हेज नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपन अपने आप को कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यानी कि हो सकता है कि अपन को यहाँ पे घाटा भी हो सकता है, अपन को यहाँ पे और ज्यादा फायदा भी हो, या फिर हो सकता है एकदम न्यूट्रल रह जाए, यानी कि अपन अपने आप को यहाँ पे अनहेज करके रखें, यानी कि अपन अपने आप को अनकवर करके रखें कैरी ट्रेड के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं जो इक्वेशन है वो वर्क करती है बेटर ओवर लॉन्ग टर्म होराइजन, बट ये जो इक्वेशन है वो लैग करती है शॉर्ट रन के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में। तो इसके जस्ट ऊपर परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब बताया गया है। तो इसका कहना है कि जो आइडेंटिकल गुड्स होंगे उनको ट्रेड करा जाएगा एट सेम प्राइस अक्रॉस कंट्रीज जब उनको वैल्यू करा जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉमन करेंसी, यानी कि इनका कहना है कि अगर एक आइडेंटिकल गुड है उनको पूरी दुनिया में सेम दाम पे बेचना पड़ेगा अगर उनको अपन नापेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉमन करेंसी। ये बेस्ड होता है ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट PPP के बारे में। इसका मतलब है कि अगर अपन इग्नोर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एंड ट्रेड बैरियर्स को, तो जो प्राइस ऑफ कमोडिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड है वो सेम होना चाहिए टू प्रिवेंट कमोडिटी आर्बिट्राज। तो अगर एक कमोडिटी है वो प्राइस है एट $100 इन US एंड इंडिया में उसका जो दाम है वो है 7,000, तो इसका मतलब है $100 इक्वल टू ₹7,000, तो यानी कि $1 इक्वल टू ₹70 आ गया है। तो इसका मतलब है डॉलर पर रुपए की जो रेट चल रही है वो 70 रुपए होनी चाहिए पर डॉलर। तो इसका मतलब है कि जो एक्सचेंज रेट A/B है वो हो जाएगा PA/BB, यानी कि प्राइस इन कंट्री A डिवाइडेड बाय प्राइस इन कंट्री B। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि अपन यहाँ पर जो कर रहे हैं वो सिंगल कमोडिटी वाइज कर रहे हैं। अगर अपन चाहें तो इसको कॉमन कंजप्शन बास्केट से भी करते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ कमोडिटी से भी कर सकते हैं। तो यानी कि एक्सचेंज रेट A/B आ जाएगा बास्केट प्राइस इन A डिवाइडेड बाय बास्केट प्राइस इन B,
यानी कि वो ग्रुप ऑफ कमोडिटीज का कंट्री ए के अंदर दाम क्या चल रहा है उसको डिवाइड करेंगे कंट्री बी वाले दाम से। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं ऑफ कोर्स इस तरह जो पीपीपी है वो कहीं पे भी होल्ड गुड नहीं कर सकता है। ऐसे कैसे अपन इग्नोर कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ट्रेड बैरियर्स को। ऑल्सो जो कॉमन कंजम्पशन बास्केट है वो कहीं पे भी होल्ड नहीं करता है गुड। नेक्स्ट हम एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि एब्सोल्यूट पीपीपी के अंदर अपन दो चीजें अज्यूम करते हैं। पहला कहते हैं कि अपन इग्नोर करते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड ट्रेड बैरियर्स को, एंड दूसरी असम्पशन के अंदर कहते हैं कि यहाँ पे जो गुड्स आर्बिट्राज होगा वो इक्वेट करेगा प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि जो गुड्स का प्राइस है अक्रॉस ऑल द कंट्रीज वो सेम होगा। बट यहाँ पर एक इशू है, इसमें कहते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो टू सिग्निफिकेंट है, यानी कि बहुत बड़ा है, या फिर सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेबल ही नहीं है, तो जो गुड्स आर्बिट्राज है वो इनकम्प्लीट होएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेटिव पीपीपी के बारे में। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ES माइनस एस होल डिवाइडेड बाई एस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के। इसका मतलब है कि अगर अपन दो कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं एंड एक कंट्री का जो इन्फ्लेशन है वो कम है, तो इसका मतलब है कि उस कंट्री की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट होगी बाय एन अमाउंट जो कि इक्वल टू डिफरेंस इन इन्फ्लेशन होगा। अगर इसे एग्जैक्ट इक्वेशन जाने तो ये होगा ES बाई एस इक्वल टू 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ बी। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टिकी नोट है, इसमें कहते हैं अपन रिलेटिव फॉर्म ऑफ पीपीपी के अंदर अज्यूम करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अदर ट्रेड बैरियर्स है वो कांस्टेंट ओवर टाइम। एंड नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं जो परसेंटेज चेंज इन स्पॉट प्राइस होगा वो कंप्लीटली डिटरमाइन किया जाएगा बाय द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट। यानी कि अगर फॉर्मूला से अगर अपन जाने तो परसेंटेज चेंज इन स्पॉट एफ बाई डी इक्वल होगा इन्फ्लेशन इन एफ माइनस इन्फ्लेशन इन डी। यानी कि इसका मतलब है कि जो इन्फ्लेशन का डिफरेंस आएगा, समझ लो 1% आया है, तो इसका मतलब है कि जो स्पॉट वाले का जो दाम है वो 1% से चेंज होगा। तो नेक्स्ट एक सवाल आता है, क्या ये होल्ड करेगा गुड? तो इसमें कहते हैं जो एम्पेरिकल एविडेंस है वो इसके अगेंस्ट है इन द शॉर्ट रन, यानी कि वो कहते हैं कि ये होल्ड नहीं करेगा। बट अगर अपन लॉन्ग रन में जाएं तो ये कहते हैं कि एवरेजली अगर ऐसा देखा गया है कि ये होल्ड कर लेता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एक्स आंटे वर्जन और एक्सपेक्टेशन फॉर्म ऑफ पीपीपी के बारे में। तो ये सेम एज रिलेटिव फॉर्म ऑफ पीपीपी होता है, बट इसको यूज किया जाता है फॉर फॉरकास्टिंग एक्सचेंज रेट इन फ्यूचर। ओके, तो नेक्स्ट वन फिफ्थ रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, इसको IFE कहा जाता है। तो ये कहता है डिफरेंस इन नॉमिनल यील्ड इक्वल होगा डिफरेंस इन इन्फ्लेशन के। नेक्स्ट इसके अंदर ही बात की गई है रियल इंटरेस्ट रेट पैरिटी के बारे में। तो इसका सिंपल सा ये कहना है कि रियल इंटरेस्ट रेट अक्रॉस द ग्लोब है वो सेम होना चाहिए। तो इसके अंदर कहते हैं कि अपन तो ये पहले से जानते हैं कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन के, क्योंकि अगर अपन इसको इससे हटा देते हैं नॉमिनल से जब इन्फ्लेशन बचेगा तो रियल वाला बचेगा। तो अपन कंपेयर करते हैं थर्ड विद फोर्थ रिलेशन, यानी कि अनकवर्ड IRP को विद पीपीपी से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो यानी कि ES माइनस एस बाई एस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के। एंड साथ ही साथ यही जो है ES माइनस एस डिवाइडेड बाई एस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के। तो इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के, यानी कि RA माइनस RB है वो इक्वल होगा IA माइनस IB के। एंड अगर अपन इसको फिर से देखें तो यानी कि RA माइनस IA इक्वल टू होगा RB माइनस IB। एंड RA अपना क्या था, RA था इंटरेस्ट रेट का, एंड IA क्या था इन्फ्लेशन का, यानी कि एक तरह से रियल इंटरेस्ट रेट हो गया ना RA माइनस IA, तो यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री A है वो इक्वल हो गया रियल इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री B के। ओके, तो नेक्स्ट एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट का मतलब बताया गया है। इसके अंदर कहते हैं IFE कहता है कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है बिटवीन टू करेंसीज वो इक्वल होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के। इसको इसलिए सोचो कि डिफरेंस इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होगा। अपन यहाँ पर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं एंड इसके अंदर आ जाता है रियल इंटरेस्ट रेट पैरिटी। रियल इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या बोलता है, ये कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो सेम होएगा, यानी कि हर जगह का जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो सेम होएगा। एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रियल प्लस इन्फ्लेशन होता है। तो अगर अपन दो कंट्री को कंपेयर करें, डिफरेंस अगर निकालें नॉमिनल यील्ड का यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का, तो यानी कि दोनों का जो रियल से रियल तो कट हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो इन्फ्लेशन का ही बचेगा, यानी कि इन्फ्लेशन ऑफ कंट्री ए माइनस इन्फ्लेशन ऑफ कंट्री बी। तो यानी कि ये जो डिफरेंस इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो इक्वल होएगा डिफरेंस इन इन्फ्लेशन के। ओके, तो इसके बाद अपन सिक्स्थ रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, रैंडम वॉक थ्योरी। ये कहता है ES इक्वल टू S होगा, यानी कि जो एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस है वो स्पॉट प्राइस के बराबर होगा, यानी कि जो बाद का जो दाम है वो आज के दाम के बराबर होएगा। ओके, तो अपन यहाँ पे जो 6 रिलेशन पढ़े हैं इन सबका यहाँ पे समराइज में बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि B इक्वल टू C होगा। B देखो, B क्या है, डिफरेंस इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एंड C क्या है, फॉरवर्ड प्रीमियम। फॉरवर्ड प्रीमियम क्या था, F माइनस एस डिवाइडेड बाई S। तो ये इक्वल बताया नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के। ये किसके अंदर था, कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी के अंदर था।
तो इसके अंदर कहते हैं कि जब बी इक्वल टू सी होगा तो ये कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी होएगा, ये होल्ड करेगा गुड अगर यहाँ पर ये बाउंडेड होएगा बाय आर्बिट्राज, यानी कि इसका मतलब है एफ बाई एस इक्वल टू होगा 1 प्लस आई ए पीरियोडिक अपॉन 1 प्लस आई बी पीरियोडिक। नेक्स्ट कहते हैं अगर ए इक्वल टू सी होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर ए है एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इक्वल टू सी यानी कि फॉरवर्ड प्रीमियम, तो यानी कि ये सॉरी एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है, ई एस माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इक्वल बताया गया है फॉरवर्ड प्रीमियम यानी कि एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। तो यहाँ पे अगर अपन देखें एस एस कटे यानी कि ई एस इक्वल टू एफ बताया गया है, ये तो केवल और केवल एक के अंदर ही था, प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी यानी कि फॉरवर्ड रेट पैरिटी के अंदर था। नेक्स्ट आता अगर ए इक्वल टू बी होगा तो क्या होगा, ए के एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन और बी है डिफरेंस ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर ये ई एस माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू बताया गया डिफरेंस ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये भी केवल एक के अंदर था जो कि था अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी, अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी के अंदर था। तो इसमें कहते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर तो ये सस्टेन नहीं करेगा बट लॉन्ग टर्म के अंदर ये वाला होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट आता है ए इक्वल टू डी, ए है एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन और डी है डिफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी केवल और केवल एक के अंदर ही था जो कि था एक्स आंटे पीपीपी के अंदर। इसके अंदर भी वही बात है कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो सस्टेन नहीं करेगा बट लॉन्ग टर्म के अंदर ये होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट आता है बी इक्वल टू डी, बी के डिफरेंस ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड डी है डिफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि डिफरेंस ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन, ये तो मैंने अभी भी पढ़ा था, ये तो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट के अंदर था, यानी कि ये कहता है रियल इंटरेस्ट रेट अक्रॉस द ग्लोब है वो सेम होना चाहिए। अब सवाल ये आ सकता है कि ऐसा ये क्यों कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट सेम होना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर रियल इंटरेस्ट रेट अगर कंट्री का हायर होएगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा कैपिटल इनफ्लोज को एंड इस वजह से वो पुल डाउन करेगा रियल इंटरेस्ट रेट को। ओके तो नेक्स्ट अपन एनालिसिस जी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहते हैं कि ईएस को कैसे फोरकास्ट करा जाएगा, यानी कि एक्सपेक्टेड स्पॉट को कैसे फोरकास्ट करें। तो यहाँ पे 4 तरीके बताए गए हैं। पहला तो कहता है अगर अपन रैंडम वॉक थ्योरी के हिसाब से जाए तो ईएस इक्वल टू एस हो जाएगा, बट अगर अपन प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी के हिसाब से जाए यानी कि फॉरवर्ड रेट पैरिटी के हिसाब से जाए तो वो कहता है ईएस इक्वल टू एफ हो जाएगा। बट अगर अपन चाहें तो अपन ईएस का जो दाम है वो निकाल सकते हैं यूजिंग अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड अगर अपन चाहें तो उसको निकाल सकते हैं यूजिंग रिलेटिव पीपीपी। तो यहाँ पर कहते हैं इन सब तरीकों में से जो पीपीपी है उसको कंसिडर करा जाता है मोस्ट डोमिनेटिंग वन इन द लॉन्ग रन। तो अपन इसको वापस से रिविजिट करते हैं। तो स्टेप 1 के अंदर कहते हैं कि एब्सोल्यूट पीपीपी को देखो, यानी कि बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस जो एक्सचेंज रेट है ए बाय बी वो इक्वल टू पीए बाय पीबी होना चाहिए। हाउएवर ऐसा देखा गया है कि ये होल्ड नहीं करता है गुड ऑन अकाउंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसलिए अब समझ अपन एक टर्म बोलते हैं जिसको अपन रियल बोलेंगे, यानी कि रियल एक्सचेंज रेट टर्म। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय प्राइस रेशियो। तो अगर अपन एब्सोल्यूट पीपीपी के हिसाब से देखें तो यानी कि अगर वो होल्ड गुड करता तो जो रियल है वो 1 हो जाता। इसको इस तरह सोचो कि अपन ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देखा था जिसके अंदर यूएस के अंदर जो उसका दाम था वो $100 था एंड इंडिया के अंदर उसका जो दाम था वो 7,000 रुपए था। तो अगर अपन यहाँ पे एक्सचेंज रेट निकालते हो तो वो क्या आ जाता, वो आ जाता 7,000 बट्टा 100 यानी कि 70 रुपए आ जाता पर डॉलर के ऊपर। तो यानी कि अपने यहाँ पे एक्सचेंज रहती है, यानी कि एक्चुअल एक्सचेंज रेट क्या होता 70 एंड डिवाइड करते हैं अपन उसको प्राइस रेशियो क्या होता है 70/1 यानी कि 70 यानी कि 70/71 हो जाता। तो यानी कि एब्सोल्यूट पीपीपी के अंदर जो रियर है वो 1 हो जाता। हाउएवर जैसे कि अपन ने बात की जो एब्सोल्यूट पीपीपी है वो होल्ड ही नहीं करता है, तो यानी कि जो रियर है वो इक्वल टू 1 तो होएगा नहीं। यहाँ पे अपना जो फोकस है वो रियर इक्वल टू 1 के ऊपर नहीं है बल्कि अपना फोकस है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फेयर वैल्यू ऑफ रियर एंड साथ ही साथ अपना फोकस है किस तरह से शॉर्ट रन के अंदर जो एक्चुअल रियर है वो होर करेगा अराउंड दैट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम रिलेटिव पीपीपी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से समझाते हुए बताते हैं कि समझ लो जो बेस ईयर यानी कि टी इक्वल टू 0 पे जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट है वो चल रहा है ₹60 पर डॉलर एंड जो प्राइस रेशियो है वो चल रहा है प्राइस इन इंडिया बाय प्राइस इन यूएस है वो 50 चल रहा है। यानी कि रियर क्या आएगा वो जगह 60/50 यानी कि 1.2। इसका मतलब है कि $1 बाय कर सकता है 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी इन यूएस और वही सेम जो डॉलर है वो बाय कर सकता है 1.2 यूनिट ऑफ कमोडिटी इन इंडिया। इंडियन गुड्स है वो चीप है यानी कि यूएस गुड्स है वो कॉस्टलियर है। नेक्स्ट इतने समझ लो 1 साल बाद जो इंडियन इन्फ्लेशन है वो 10% आ जाता है एंड यूएस इन्फ्लेशन है वो 0% आ जाता है एंड जो प्राइस रेशियो है वो 55 का आ जाता है। तो अगर अपन रिलेटिव पीपीपी के हिसाब से देखें तो डॉलर है वो एप्रिशिएट करना चाहिए बाय 10%। बिकॉज इसको इस तरह से सोचो कि रिलेटिव पीपीपी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ES माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू होता है डिफरेंस इन इन्फ्लेशन के। यहाँ पे डिफरेंस इन इन्फ्लेशन है 10% एंड ES माइनस एस डिवाइडेड बाई एस क्या होता है, ये होता है करेंसी अप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन। यानी कि करेंसी अप्रिशिएट होनी चाहिए बाई 10%, यानी कि जो यूएस की जो करेंसी है वो 10% से बढ़नी चाहिए, यानी कि डॉलर है 10% से बढ़ना चाहिए। डॉलर अभी क्या चल रहा है, अभी डॉलर का जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट है वो ₹60 पर डॉलर है, यानी कि ये 10% से बढ़ना चाहिए, यानी कि ₹66 पर डॉलर होना चाहिए। तो यानी कि एक्चुअल एक्सचेंज रेट है वो 66 हो जाएगा एंड प्राइस रेशियो अपन को 55 दिया हुआ है, यानी कि रियर हो जाएगा 66/55 यानी कि 1.2 हो जाएगा। पर नेक्स्ट कहते हैं हाउएवर जो डॉलर है वो अगर एप्रिशिएट हुआ है समझ लो 70 को, तो जो रियर है वो हो जाएगा 70/55 यानी कि 1.27 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो डॉलर है वो एप्रिशिएट हुआ है इन रियल टर्म्स एंड जो रुपया वो डेप्रिशिएट हुआ है इन रियल टर्म्स। इंडियन गुड्स है वो और भी ज्यादा इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं क्योंकि अब अपना इंडियन के जो गुड्स सस्ते हो गए हैं।
यानी कि फॉरेनर्स है वो इंडिया का माल खरीदना चाहेंगे बिकॉज वो सस्ते हो गए हैं। तो इस वजह से जो इंडिया के एक्सपोर्ट है वो राइज होने चाहिए। वैसे ये रियर वाले पोर्शन के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी कोर्स से रिमूव हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कैरी ट्रेड के बारे में। तो पहला सवाल आता है कैरी ट्रेड स्ट्रेटेजी होता क्या है। तो इसके अंदर अपन बोरो करते हैं लो यील्डिंग करेंसी को एंड इन्वेस्ट करते हैं इन हाई यील्डिंग करेंसी एंड अपन अनकवर्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन को इंटरेस्ट रेट इन डॉलर अपन को दिया हुआ है 4% एंड अपन को इंटरेस्ट रेट इन येन दिया हुआ है 1%। तो अपन बोरो करेंगे 1% वाली करेंसी को एंड अपन इन्वेस्ट करेंगे हाई यील्डिंग करेंसी यानी कि 4% के अंदर। तो सवाल ये आता है कि अपन यहाँ पे किसके ऊपर बैट कर रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि अपन बैट करें अगेंस्ट अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी के अंदर, क्योंकि एज पर अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी डॉलर है वो डेप्रिशिएट होना चाहिए बाय 3% सच डेट यहाँ पर कोई भी नेट रिटर्न नहीं होएगा। तो यानी कि अपन यहाँ पे बैट कर रहे हैं कि जो डॉलर है वो आइदर राइज होगा या फिर वो अपने सेम लेवल पर रहेगा या फिर गिरेगा तो भी लेस देन 3% से गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहते हैं समझ जो डॉलर है वो गिरा तो सही पर 1.5% से गिरा, यानी कि गिरना चाहिए था 3% से पर गिरा केवल 1.5% थे। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ 4 - 1.5 यानी कि अपने को जो रिटर्न है 2.5 आया है, पर अपन को आया 2.5 है एंड अपन को यहाँ पे पे करना है 1%, यानी कि अपन ने बोरो करा था यील्डिंग कर लो यील्डिंग करेंसी को, यानी कि अपन को 1% पे करना है। तो यानी कि नेट रिटर्न आ गया 1.5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहते हैं समझ लो डॉलर है वो अपने सेम लेवल पे रहा, यानी कि वो 4% पे रहा, तो क्या होगा। तो यानी कि अपना जो नेट रिटर्न क्या होएगा, अपन को आया है 4% एंड अपन पे कर रहे हैं 1%, यानी कि अपना जो नेट रिटर्न है वो आ गया 3%। ओके, तो नेक्स्ट एक सवाल पूछते हैं। इसमें पूछते हैं कि कब टेरी ट्रेड करना सक्सेसफुल माना जाएगा। तो इसमें कहते हैं जब लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट होगा तब ये करना बहुत सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं क्या तरह के रिस्क हो सकते हैं कैरी ट्रेड स्ट्रेटेजी। इसके अंदर कहते हैं कि हो सकता है कि जो करेंसी है वो गिर जाए शार्पली, यानी कि वो एग्जीक्यूट करे नेगेटिव स्क्यूनेस एंड पॉजिटिव एक्सिस कटॉसिस। तो इसको अपन कहेंगे क्रैश रिस्क, यानी कि अपनी करेंसी क्रैश हो गई जिसमें अपन ने पैसा लगाया था वो। तो नेक्स्ट अपन से रीजन पूछते हैं कि क्रैश रिस्क के क्या रीजन हो सकते हैं। तो इसके अंदर कहते हैं कि कैरी ट्रेड एक तरह का लेवरेज स्ट्रेटेजी माना जाता है। काफी सारी कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब वो इसको फॉलो करती है। अगर उनको एक स्लाइटेस्ट हिंट भी मिल जाता है अनसर्टेनिटी या फिर वॉलिटिलिटी का, तो वो अपनी पोजीशन को यानी कि जो कैरी ट्रेड की पोजीशन है उसको अनवाइंड करना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि क्या तरह के फिल्टर अपन को यूज करने चाहिए इन कैरी ट्रेड स्ट्रेटेजी टू हेज अगेंस्ट क्रैश रिस्क। तो यहाँ पर दो तरह के फिल्टर बताए गए हैं। पहला तो है वॉलिटिलिटी फिल्टर और दूसरा वैल्यूएशन फिल्टर। वॉलिटिलिटी फिल्टर के अंदर कहते हैं कि अपन चाहे तो चेक कर सकते हैं इंप्लाइड वॉलिटिलिटी ऑफ डिफरेंट करेंसीज यूजिंग ऑप्शन प्राइसेस। अगर इंप्लाइड वॉलिटिलिटी है वो राइज करती है बियॉन्ड द सर्टेन लेवल तो अपन को अनवाइंड कर देना चाहिए कैरी ट्रेड को। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन फिल्टर। इसमें करें फॉर ईच करेंसी यानी कि फंडिंग करेंसी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट करेंसी अपने पास इनका एक प्राइस बैंड होता है, यानी कि अपर और लोअर लिमिट बेस्ड ऑन पीपीपी और सम अदर मॉडल। तो केस 1 यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करेंसी है वो ग्रेटर है देन द अपर लिमिट। अगर अपर लिमिट से ज्यादा है तो यानी कि एक्सपेक्टेड है कि वो आगे जाके गिरने वाला है, तो अपन को अपनी पोजीशन को अनवाइंड करना चाहिए। केस 2 होता है जो इन्वेस्टमेंट करेंसी और लोअर देन लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट के नीचे चले गए यानी कि वो ऊपर आएगी, यानी कि एक्सपेक्टेड है कि वो राइज होगी, यानी कि इंक्रीज करो पोजीशन इन इट। दूसरा होता है फंडिंग करेंसी ग्रेटर देन अपर लिमिट। अगर अपर लिमिट के ऊपर चला गया यानी कि वो नीचे जाने वाला है, यानी कि गिरने वाला है, यानी कि रेट कम होने वाली है, तो अपन को अपनी पोजीशन उसके अंदर बढ़ा लेनी चाहिए। एंड केस 4 आता है फंडिंग करेंसी लेस देन लोअर लिमिट। अगर लोअर लिमिट के कम है यानी कि वो बढ़ने वाला है, तो यानी कि अपन को अपनी पोजीशन उसमें से अनवाइंड करने चालू कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे जो पेज नंबर 48 एंड 47 है वो रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से, तो अपन ने यहाँ से वो पेज हटा दिया है। ओके, तो नेक्स्ट अपन LSJ की तरफ बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड उसका इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। तो उसके अंदर कहते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक तरह का डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इनफ्लो हुआ फॉरेन एक्सचेंज तो अपन उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर अपना आउटफ्लो हुआ फॉरेन एक्सचेंज का तो अपन उसको डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि जो BOP इसके 3 पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे बेसिकली अपन पर डील है वो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट से करते हैं। करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड सारी चीजें आती है। साथ ही में यहाँ पे एक एरो है, इसके अंदर कहते हैं कि जो करंट अकाउंट है वो रिफ्लेक्ट करता है फ्लोज इन रियल इकोनॉमी। ये एक तरह का पार्ट होता है ऑफ इकोनॉमी जो कि एंगेज्ड होता है इन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर अपन डेट, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इस तरह की चीजों से बात करते हैं। यहाँ पर भी एक एरो है, इसके अंदर कहते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट है वो रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्लोज, यानी कि एक तरह से पैसों से रिलेटेड जितनी भी लेन देन होती है, यानी कि FDI FPI हो गया या फिर कोई भी अपने यहाँ से पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है जिसके अंदर अपने वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड नहीं है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाता है। ओके, तो लास्ट वाला आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इसके अंदर अपन डालते हैं चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट यहाँ पे एक बाजू में स्टिकी नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि जितने अमाउंट का करंट अकाउंट डेफिसिट होएगा उतने ही अमाउंट का कैपिटल अकाउंट सरप्लस भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं ओवर टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा कंट्री जिसका परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, एंड कंट्री जिसका परसिस्टेंट करंट अकाउंट सरप्लस है उसकी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनल डिस्कशन है, इसके अंदर कहते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट है इसका मेजर इंपैक्ट होता है ऑन एक्सचेंज रेट इन द शॉर्ट रन, एंड ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर, रियल इंटरेस्ट रेट एंड दूसरा रिस्क प्रीमियम। नेक्स्ट यहाँ पे दो स्टिकी नोट दिए हुए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के नाम से। इसके अंदर कहते हैं शॉर्ट रन के अंदर जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डिसीजन है यानी कि कैपिटल अकाउंट वाले जो डिसीजन है वो डोमिनेंट फैक्टर होते हैं फॉर एक्सचेंज रेट मूवमेंट, एंड इसके 4 रीजन बताए गए हैं। तो फर्स्ट रीजन के अंदर कहते हैं कि जो प्राइस ऑफ रियल गुड्स एंड सर्विसेज है वो एडजस्ट होते हैं मोर स्लोली देन एक्सचेंज रेट एंड अदर एसेट प्राइसेस, यानी कि रियल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो चेंज तो होगा यानी कि एडजस्ट होगा बट विद अ लैग होएगा। नेक्स्ट रीजन के अंदर कहते हैं कि जो लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है वो अलाउ करता है वर्चुअली इंस्टेंटेनियस रीडायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज। इसका मतलब है अगर लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कोई भी रीडायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज होगा यानी कि अगर कोई भी फाइनेंशियल फ्लो होता है तो उसका जो इफेक्ट है वो वर्चुअली इंस्टेंटेनियस होगा, यानी कि उसका जो इफेक्ट है वो क्विकली अपन को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रीजन के अंदर कहते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डिसीजन होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे नॉट ओनली द फाइनेंसिंग ऑफ करंट एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो वो रिफ्लेक्ट करेंगे रेलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज। एंड लास्ट रीजन के अंदर कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट मूवमेंट है वो इंड्यूस कर सकता है वेरी लार्ज शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज को विच टेंड टू मेक एक्चुअल रेट वेरी सेंसिटिव टू करेंसी व्यूज हेल्ड बाय ओनर मैनेजर ऑफ लिक्विड एसेट। ओके, तो नेक्स्ट वन पढ़ेंगे एक्सचेंज डिटर्मिनेशन अप्रोचेस। तो यहाँ पे 3 तरह की अप्रोचेस बताई गई है, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, मॉनेटरी अप्रोच एंड एसेट मार्केट और पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच। तो यहाँ पे जो मुंडल फ्लेमिंग अप्रोच है उसका जो फोकस है वो होता है ऑन इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज इन शॉर्ट रन ऑन रियल इंटरेस्ट रेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन करेंसी। जो मॉनेटरी अप्रोच है इसका जो मेन फोकस है वो होता है ऑन मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन। एंड लास्ट आता है पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच, इसका जो फोकस है वो होता है ऑन फिस्कल पॉलिसी इन द लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मुंडल फ्लेमिंग मॉडल से। तो इसमें कहते हैं कि फ्लोटिंग रेट रेजिम भी हो सकता है और फिक्स्ड रेट रेजिम भी हो सकता है। फ्लोटिंग रेट रेजिम के अंदर भी लो मोबिलिटी ऑफ कैपिटल भी हो सकती है एंड हाई मोबिलिटी ऑफ कैपिटल भी हो सकती है। अगर कभी भी यहाँ पर लो मोबिलिटी ऑफ कैपिटल है तो अपन को जीडीपी से लेना देना है, बट अगर कभी भी हाई मोबिलिटी ऑफ कैपिटल है तो अपन को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट से लेना देना है। इसका क्या यूज होगा अभी अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले अपन समझ लो पढ़ रहे हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो इसके 2 इफेक्ट हो सकते हैं। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो यानी कि अपन लोगों के हाथ में अपन को पैसा छोड़ना है, यानी अपन को इंटरेस्ट रेट गिराने पड़ेंगे एंड अपन जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर हाई मोबिलिटी ऑफ कैपिटल होगी तो अपन को इंटरेस्ट से लेना देना है, यानी कि अपन को इंटरेस्ट रेट को देखना पड़ेगा। अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रियल इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं। रियल इंटरेस्ट गिराने से जो फॉरेनर है उनके लिए अपने यहाँ पर इन्वेस्ट करना अब है ना वो एक तरह से बेकार हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट उनको कम मिल रहा है। तो यानी कि वो कैपिटल आउटफ्लो करेंगे, वो जब अपनी कंट्री से पैसा निकालेंगे तो इस वजह से अपनी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। एंड दूसरा, अब अगर कहते हैं कि अगर यहाँ पे लो मोबिलिटी ऑफ कैपिटल है तो अपन को यहाँ पर जीडीपी से लेना देना है। तो इसमें कहते हैं कि अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो यानी कि जीडीपी बढ़ेगा। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होएगा, अपने पास पैसा ज्यादा आएगा। अपन पैसा ज्यादा आएगा तो अपन इंपोर्ट ज्यादा करेंगे एंड यहाँ पर अपन मान के चलते हैं कि जो एक्सपोर्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर अपन इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो इस वजह से क्या होगा, करंट अकाउंट है वो डेफिसिट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो करेंसी वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या हो गया कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अपनी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी सोच लो। उसके अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देंगे, यानी कि कैपिटल इनफ्लो होएगा तो यानी कि करेंसी अप्रिशिएट होएगी। एंड साथ ही दूसरे के अंदर देखो रियल जीडीपी है वो गिर जाएगा, क्योंकि अपने इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे तो लोग फिर से ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, लोगों के पास पैसा कम होएगा तो रियल जीडीपी गिर जाएगा, जिस वजह से इंपोर्ट है वो कम करेंगे जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो अपनी करेंसी है वो अप्रिशिएट होएगी। यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर करेंसी है वो अप्रिशिएट होती है। तो यहाँ पर अपन ने एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट होगा वो अपन ने देख लिया। अब अपन बढ़ते हैं एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होगा उसके बारे में। स्टार्ट करेंगे अपन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यानी कि बजट डेफिसिट। तो इसके भी 2 इफेक्ट हो सकते हैं। अगर हाई मोबिलिटी ऑफ कैपिटल है तो अपन को इंटरेस्ट से लेना देना है। तो अगर अपने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे तो इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है वो बोरो करेगी। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो यानी कैपिटल इनफ्लो होगा, यानी कि करेंसी वो अप्रिशिएट करेगी। अब कहते हैं कि अगर लो मोबिलिटी ऑफ कैपिटल होगा तो उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर अगर आप देखते हैं अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी तो यानी कि यहाँ पर जो रियल जीडीपी वो बढ़ा देंगे। रियल जीडीपी बढ़ाने की वजह से इंपोर्ट है वो बढ़ जाएंगे, यानी कि इसका मतलब है करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है करेंसी वो डेप्रिशिएट करेगी। तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें, अगर अपन यूज करते हैं हाई मोबिलिटी ऑफ कैपिटल तो यहाँ पर करेंसी अप्रिशिएट होगी, बट अगर लो मोबिलिटी ऑफ कैपिटल देखें तो यहाँ पर करेंसी वो डेप्रिशिएट हो रही है। तो इसके ओवरऑल कंक्लूजन में कहते हैं कि हाई मोबिलिटी ऑफ कैपिटल के अंदर जो कैपिटल इफेक्ट वो डोमिनेट कर रहा है, यानी कि करेंसी है वो अप्रिशिएट होगी। पर यहाँ पर जो लो मोबिलिटी ऑफ कैपिटल इसके अंदर जो गुड्स इफेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है, यानी कि करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में भी सोचो, उसके भी 2 इफेक्ट होंगे। अगर हाई मोबिलिटी ऑफ
कैपिटल है तो अपन पे इंटरेस्ट से लेना देना है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट वो गिर जाएंगे, यानी कि कैपिटल आउटफ्लो होएगा। इसका मतलब है कि करेंसी वो डेप्रिशिएट होएगी। बट यहाँ पे अगर अपन दूसरी साइड देखें जहाँ पे लो मोबिलिटी ऑफ कैपिटल है, तो यहाँ पर जो रियल जीडीपी वो गिर जाएगा, यानी कि लोग है वो इम्पोर्ट कम करेंगे। कम इम्पोर्ट करने की वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होता रहेगा। तो इसका मतलब है कि वो करेंसी वो एप्रिशिएट करेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक जगह एप्रिशिएट हो रहा है, दूसरी जगह डेप्रिशिएट हो रहा है। तो इसकी ओवरऑल कंक्लूजन में भी यही कहते हैं कि हाई मोबिलिटी ऑफ कैपिटल है, उसके अंदर जो कैपिटल इफेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है, इस वजह से जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होगी। बट यहाँ पर जो लो मोबिलिटी ऑफ कैपिटल है, इसके अंदर जो गुड इफेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर करेंसी है वो एप्रिशिएट होगी। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के सबका समराइज में बताया गया है। तो यहाँ पे कहते हैं अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, तो इसके अंदर ये सोचो कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट वाला है, एक के अंदर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है एंड एक के अंदर करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, यानी कि ये तो अपने काम का नहीं, क्योंकि ये एक आंसर नहीं दे रहे हैं। बट अगर अपन जीडीपी वाली साइड में देखें तो दोनों के अंदर कह रहे हैं कि करेंसी वो डेप्रिशिएट होगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि वाई बढ़ेगा तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी एक्सपेंशनरी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। बट ये भी अगर अपन नेक्स्ट बात आती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिसेशनरी फिजिकल पॉलिसी, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो इसके अंदर अगर इंटरेस्ट रेट वाला है तो वो तो करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, एंड रियल वाले के अंदर जीडीपी के अंदर जो करेंसी है वो भी डेप्रिशिएट करेगी। बट अगर अपन यहाँ पर जाए यहाँ पर रिसेशनरी फिजिकल पॉलिसी, तो अगर इसके अंदर अपन इंटरेस्ट रेट वाले को देखें तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो यानी कि यहाँ पर करेंसी है वो डेप्रिशिएट करेगी। बट नेक्स्ट आता है यहाँ पर रियल जीडीपी वाला, तो इसके अंदर कहते हैं रिसेशनरी फिजिकल पॉलिसी के अंदर जो जीडीपी है वो गिरेगा तो इस वजह से क्या करेंसी वो एप्रिशिएट होगी। तो यहाँ पर अगर अपन देखें यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिसेशनरी फिजिकल पॉलिसी, तो अगर अपन जीडीपी वाली साइड देखें तो यानी कि यहाँ पर एम्बिग्यूअस आ रहा है, यानी कि क्योंकि अगर अपन रियल जीडीपी अगर अपन देखें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो इसके अंदर जो करेंसी वो डेप्रिशिएट हो रही है। बट अगर अपन रिसेशनरी फिजिकल पॉलिसी देखें तो इसके अंदर जो करेंसी वो एप्रिशिएट हो रही है, तो यानी कि अपन यूज नहीं कर सकते, यानी कि अपन को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वाला यूज करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या हो रहा है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है, एंड यहाँ पर जो रिसेशनरी फिजिकल पॉलिसी है इसके अंदर भी जो यहाँ पर जो करेंसी वो डेप्रिशिएट हो रही है, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट गिरेगा एंड इस वजह से करेंसी है वो डेप्रिशिएट होगी। इसी तरह से बाकी दो के बारे में भी सोचो, रिसेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट वाला है तो यहाँ पे करेंसी एप्रिशिएट होनी चाहिए, एंड अगर जीडीपी वाला है तो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होनी चाहिए। एंड मॉनेटरी जो रिसेशनरी है इसके अंदर क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट वाला है तो इसके अंदर करेंसी एप्रिशिएट होनी चाहिए, एंड अगर जीडीपी वाला है तो यहाँ पे करेंसी है वो एप्रिशिएट होनी चाहिए। यानी कि ऊपर तो कह रहा है करेंसी एप्रिशिएट होगी, नीचे वाले में एक के अंदर कह रहे हैं करेंसी एप्रिशिएट, एक के अंदर कह रहे हैं करेंसी डेप्रिशिएट। दोनों जहां पर सेम है, यानी कि जहां पर दोनों में जहां पर करेंसी एप्रिशिएट है उसको अपन लेंगे, यानी कि अपन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वाले को यूज करेंगे। यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो यानी करेंसी अपन एप्रिशिएट करेगी। लास्ट आता है यहाँ पे रिसेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिसेशनरी फिजिकल पॉलिसी। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो दोनों के अंदर एम्बिगुअस आंसर देंगे, क्योंकि एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है, यहाँ पे अपन को यूज करना पड़ेगा इसलिए जीडीपी। तो इसके अंदर कहते हैं दोनों के अंदर यहाँ पर जीडीपी है वो गिरेगा, क्योंकि दोनों के अंदर रिसेशनरी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी है तो जीडीपी गिरना है, एंड इस वजह से यहाँ पर जो करेंसी है वो एप्रिशिएट करेगी। तो यहाँ पर अपना फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है ऑफ मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। अब अपन बढ़ते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। इसके अंदर कहते हैं अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर अपन चाहते हैं कि अपन एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करें जिसको डिजाइन किया जाए टू टारगेट अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, तो वो इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल की एक समझ लो लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है अपनी कंट्री के अंदर, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है टू परस्यू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट गिरा दिए जाएंगे, कैपिटल आउटफ्लो होएगा, एंड यहाँ पे जो करेंसी वो डेप्रिशिएट होगी। करेंसी को डेप्रिशिएट होने से रोकने के लिए यानी कि अपन को रुपी है वो बाय करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट को बाय करना पड़ेगा रुपी, यानी कि एक तरह की रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी। यहाँ पे एक नेक्स्ट नोट है, इसके अंदर कहते हैं ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट के पास एक्सचेंज कंट्रोल है तो वो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी परस्यू कर सकता है विद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट फिजिकल पॉलिसी है जिसके अंदर फिक्स एक्सचेंज रेट होती है वो पॉसिबल तो है, बट इसके अंदर अपन को हेल्प लगेगी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है, इसके अंदर कहते हैं लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पर गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकती है टू यूज एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, यानी कि बजट डेफिसिट, यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा, कैपिटल इनफ्लोज होगा यानी कि रुपी एप्रिशिएट होगा टू प्रिवेंट रुपी फ्रॉम राइजिंग, आरबीआई है वो सेल करेगा रुपी को, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। तो यहाँ पर अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी कंप्लीट हो गया, यानी कि ये अपना मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल यानी कि मॉनेटरी अप्रोच टू एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। इसके अंदर कहते हैं एज द नेम सजेस्ट, ये जो अप्रोच है वो फोकस करती है इन्फ्लेशन के ऊपर। यहाँ पर आता है सबसे पहले प्योर मॉनेटरी अप्रोच, दूसरा आता है डॉन बुश स्टिकी प्राइसिंग थ्योरी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्योर मॉनेटरी अप्रोच।
इसके अंदर कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की वजह से इन्फ्लेशन होगा एंड इस वजह से करेंसी वो डेप्रिशिएट होगी। नेक्स्ट है डॉन बुश की प्राइसिंग थ्योरी। ये थ्योरी अपन को बताती है कि इस टाइप की थ्योरी के अंदर अपन ओवरशूट करते हैं एक्सचेंज रेट को, यानी कि एक्सचेंज रेट प्रेजेंटली S0 है, फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई, इस वजह से जो S0 है वो गिर जाना चाहिए टू S1, एज S1 है वो अब PPP इम्प्लाइड एक्सचेंज रेट होएगा। हाउएवर जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल करता है मोर टू S2, यानी कि वो ओवरशूट हो जाता है, यानी कि ज्यादा नीचे चले जाता है जितना जाना चाहिए था उससे, एंड लेटर जो एक्सचेंज रेट है वो राइज हो जाती है टू S1, यानी कि S0 से S1 आना अपना शुड भी था, बट यहाँ पर अपन ने क्या करा है कि S0 से अपन S2 चले गए, यानी कि ओवरशूट कर गए एंड बाद में अपन ऊपर आए हैं S1 के ऊपर। तो यहाँ पर रीजन बताया गया फॉर दिस टाइप ऑफ ओवरशूटिंग बिहेवियर, एंड ये रीजन ये है कि जो प्राइस ऑफ नॉन ट्रेडेबल गुड्स है वो स्टिकी होते हैं, दे डोंट एडजस्ट इन द शॉर्ट रन। ओके, तो लास्ट अप्रोच आती है पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच, या फिर अपन इसको बोलते हैं एसेट मार्केट अप्रोच। एंड इस अप्रोच के अंदर अपन देखते हैं लॉन्ग रन इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो ये कहता है कि शॉर्ट रन के अंदर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इन हाई मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एनवायरनमेंट कॉज करती है करेंसी एप्रिसिएशन, जिसको अपन ने मुंडा फ्लेमिंग मॉडल के अंदर पढ़ा था। हाउएवर अगर अपनी कंट्री का जो बजट डेफिसिट है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो जो फॉरेनर है वो आगे इसको फंड ही नहीं करना चाहेंगे। उनको शक आ जाएगा क्या कंट्री है वो अपने पैसे चुका भी पाएगी या नहीं चुका पाएगी। तो उस कंट्री के पास दो ऑप्शन है, या तो मोनेटाइज कर दो डेफिसिट को या फिर रिवर्स कर दो द स्टांस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अगर वो मोनेटाइज करती है डेफिसिट को तो इसका मतलब है मनी सप्लाई बढ़ा दो, यानी कि प्रिंट कर दो मनी को। ऑब्वियसली इस वजह से जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। बट अगर वो चूज करती है कि वो रिवर्स करेगी द स्टांस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो वो स्टार्ट करेगी फॉरेन कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी कि जिसकी वजह से करेंसी वो डेप्रिशिएट होगी। ओके, तो नेक्स्ट अपन LOS-N की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रोल। तो इसमें कहते हैं कि इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है टू प्रिवेंट करना एक्सेसिव कैपिटल इनफ्लोज, यानी कि एक्सेसिव करेंसी को बढ़ने से रोकना, एंड दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अलाउ इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। एंड अब अपन पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे ऑफ हाई कैपिटल इनफ्लोज। अगर हाई कैपिटल इनफ्लोज आते हैं तो उसके 5 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहले कि एसेट प्राइस बबल हो सकता है, यानी कि अपने जो गुड्स है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे बिकॉज अपनी करेंसी अप्रिशिएट हो चुकी है, यानी कि अब बाहर की दुनिया के लिए अपने जो गुड्स है वो महंगे हो चुके हैं, तो यानी कि अपने जो गुड्स है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। दूसरा का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि एक्सेसिव स्टॉक मार्केट स्पेक्यूलेशन हो सकता है। तीसरा है कि रियल सिग्निफिकेंटली ओवर प्राइस हो सकता है। फोर्थ इसका कॉन्सिक्वेंस है हाई इन्फ्लेशन हो सकता है। इसको इस तरह से सोचो कि मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा आ गया है, ज्यादा पैसा आ गया इस वजह से यानी कि इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा। एंड लास्ट कॉन्सिक्वेंस के अंदर कहते हैं कि यहाँ पर हाई चांस हो जाता है ऑफ स्पेक्यूलेटिव कैपिटल अटैक। तो नेक्स्ट अपन इसके इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्या क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं। तो इसमें कहते हैं मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक है उनका मैनेज्ड फ्लोट होता है। यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट होगी उसको डिटरमाइन किया जाएगा बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। अगर सेंट्रल बैंक चाहे तो वो कभी कभी इंटरवेन इसको कर देता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अब एक सवाल आता है, तो क्या इस तरह के जो इंटरवेंशन है और जो कैपिटल कंट्रोल है वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो केस 1 के अंदर कहते हैं अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज है तो इनसे कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो बहुत ज्यादा गाइगेंटिक होती है, बहुत ज्यादा होती है, अपन इतना कर ही नहीं सकते, उसको रोक ही नहीं सकते हैं। पर अब है केस 2, यानी कि अगर वो एक एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है तो वो डिपेंड करता है, अगर कैपिटल फ्लोज है वो हाई इन वॉलिटिलिटी है एंड वो परसिस्टेंट है तो यहाँ पर जो इंटरवेंशन है वो इनइफेक्टिव होएगा। बट अगर यहाँ पर वो लो इन वॉलिटिलिटी है एंड वो इन परसिस्टेंट है, यानी कि परसिस्टेंट नहीं है, तो जो इंटरवेंशन है वो इफेक्टिव होगा विद हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, तो लास्ट अपन पढ़ेंगे वार्निंग साइंस ऑफ करेंसी क्राइसिस। तो इसके अंदर कहते हैं कि करेंसी क्राइसिस है वो जनरली रॉक करते हैं वर्ल्ड को बाय सरप्राइज, यानी कि एक तरह से वो नॉन एंटीसिपेटेड होते हैं, यानी कि अचानक से ही आते हैं। नेक्स्ट वार्निंग साइन के अंदर कहते हैं कि जो करेंसी क्राइसिस है वो हो सकता है टेक्स प्लेस करे इन अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, अगर जो सेंटीमेंट है वो एक्ट करे द अदर वे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो मॉडल अपन ने बनाया फॉर प्रेडिक्टिंग करेंसी क्राइसिस उसको प्रोवाइड करना चाहिए लेस रॉन्ग सिग्नल एंड अपन को देना चाहिए सफिशिएंट लैग पीरियड, यानी कि काफी टाइम पहले अपन को बता दें जिससे कि अपन तैयार रह सके, यानी कि जो एक्चुअल क्राइसिस है वो होना चाहिए आफ्टर द रीजनेबल पीरियड ऑफ प्रेडिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन को कुछ तरह के वार्निंग सिग्नल बताए गए हैं ऑफ करेंसी क्राइसिस। पहला है लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दूसरा है हाई इन्फ्लेशन, तीसरा है वर्सनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, चौथा है ओवर वैल्यूड करेंसी, पांचवा है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड छठा है एक्सट्रीमली वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट। अगर इस तरह के वार्निंग साइन अपन को दिख रहे हैं तो यानी कि अपन को सचेत हो जाना चाहिए कि यहाँ पर करेंसी क्राइसिस आ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज के अंदर यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला कहते हैं कि डेवलप्ड मार्केट वाले जो पीपल है वो इमर्जिंग मार्केट के अंदर कैपिटल भेजे, यानी कि कैपिटल इनफ्लो कर रहे हैं। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, 2 कारण हो सकते हैं। अगर डेवलप्ड मार्केट है वो बैड है, यानी कि पुश फैक्टर हुआ, एंड अगर या फिर हो सकता है जो इमर्जिंग मार्केट है वो गुड है, यानी कि पुल फैक्टर हुआ। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर कहते हैं इंटरवेंशन कुछ तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पार्ट में उसको बांटा गया है, पहला स्टेरलाइज्ड और दूसरा अनस्टेरलाइज्ड। अनस्टेरलाइज्ड के अंदर जो सेंट्रल
बैंक है वो अलाउ करता है इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल्स टू अकर, बट जो स्टेरलाइज्ड है इसके अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो यूज करता है अदर टूल्स को जिससे वो नलीफाई कर देता है द इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल्स लाइक इन्फ्लेशन। ये क्या होता है इसको अपन डिटेल में नीचे वाले में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टेरलाइज्ड के बारे में। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो बाय या सेल करता है फॉरेन करेंसी को फॉरेक्स मार्केट के अंदर, पर इसको बाय सेल करने के साथ साथ वो एक साइमल्टेनियसली ऑफसेटिंग एक्शन भी कर लेता है जिससे कि वो न्यूट्रल यानी कि नलीफाई कर देता है द इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक मनी सप्लाई। यानी कि इसको इस तरह सोचो कि अपन यहाँ पर स्टेरलाइज्ड के अंदर बाय और सेल तो करिए फॉरेन करेंसी, अगर अपन फॉरेन करेंसी को बाय कर रहे हैं यानी कि अपन अपनी डोमेस्टिक करेंसी को सेल कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से अपनी जो करेंसी डेप्रिशिएट होनी चाहिए। अब अपनी करेंसी को डेप्रिशिएशन से रोकने के लिए अपन एक ऑफसेटिंग एक्शन कर लिया जिससे कि अपन ने ये जो करेंसी डेप्रिशिएशन होने वाला था इसको अपन ने रोक दिया यानी कि नलीफाई कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है बाय फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से। कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाते हैं यानी कि बाहर वालों के लिए अपनी करेंसी वो अट्रैक्टिव हो जाती है क्योंकि इसको ज्यादा रिटर्न दिख रहा होता है, तो यानी कि वो अपनी कंट्री के अंदर पैसे लगाएंगे यानी कि अपनी करेंसी अप्रिशिएट होगी, यानी कि एक तरफ से गिर रहा है एक तरफ से बढ़ रहा है यानी कि नलीफाई हो गई अपनी पोजीशन। पर इसी तरह से नेक्स्ट आता है अनस्टेरलाइज्ड इंटरवेंशन। अनस्टेरलाइज्ड सेम टू सेम स्टेरलाइज्ड जैसा ही है, बस इसके अंदर फर्क है कि अपन यहाँ पर ऑफसेटिंग पोजीशन नहीं लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो बाय और सेल तो करता है फॉरेन करेंसी को, पर इसके साथ यहाँ पर वो कोई भी ऑफसेटिंग एक्शन नहीं करता है, यानी कि वो यहाँ पर मनी सप्लाई के अंदर चेंज आने देता है। ओके तो नेक्स्ट अपने अभी जो करेंसी चैप्टर है इसको अपने रिव्यू क्लास देखेंगे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी चीजें हैं वो मेन क्लास में स्किप हो गई थी। तो अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, मैथ्स वाला पोर्शन। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे सम ऑन क्रॉस रेट एंड ट्रायंगुलर आर्बिट्राज। तो इसके अंदर कहते हैं कि दो टाइप के सम हो सकते हैं, टाइप 1 है इजी टाइप के एंड टाइप 2 है डिफिकल्ट वाले। तो टाइप 1 के अंदर इजी सम में कहते हैं कि इंटरबैंक अपन को रेट दी हुई यूएसडी बाय जीबीपी एंड यूएसडी बाय सीएचएफ, अपन को डीलर कोट है सीएचएफ बाय जीबीपी दिया हुआ है। तो अपने को यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो कहते हैं कि आर्बिट्राज करो यूजिंग जीबीपी एंड जो प्रॉफिट है वो अपन को दिया हुआ है सीएचएफ के अंदर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इंटरबैंक इम्प्लाइड सीएचएफ बाय जीबीपी निकाल लेंगे। अपन ये निकालिए तो अगर अपन यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर अपन खरीद लेंगे 1.5139 यानी कि अगर अपन इंटरबैंक से खरीदते हैं अपन उसको बेच सकते हैं डीलर को, यानी कि अपन उसको बेचेंगे 1.5790 यानी कि यहाँ पर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो अपन यहाँ पर आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकालने के लिए 1.5790 माइनस 1.5139 करेंगे यानी कि आ जाएगा सीएचएफ 0.0651 पर जीबीपी। तो अब अपन टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े डिफिकल्ट वाले। इसके अंदर कहते हैं कि आर्बिट्रेज कैरी आउट करो बिगनिंग विद यूएसडी 1 मिलियन एंड अपन को जो ऑप्शंस प्रोवाइड करे हैं उसके अंदर आर्बिट्रेज प्रॉफिट है वो अपन को दिया हुआ है यूएसडी के अंदर। तो यानी कि इसका मतलब है कि अपन को स्टार्ट करना पड़ेगा बाय सेलिंग यूएसडी। तो सवाल ये आता है कि अपन को यूएसडी सेल कहाँ करना है। एक तो तरीका हो सकता है जिसको अपन ट्रायल और एरर बोलते हैं, यानी कि अपन यहाँ पर जहां मर्जी वहां से चालू कर देंगे एंड अपन यहाँ पर प्रॉफिट निकालना चाहेंगे। पर दूसरा तरीका था जो कि लॉजिक वाला। इसके अंदर कहते हैं कि अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो जीबीपी है वो ओवर वैल्यूड है डीलर के पास, तो इसका मतलब है कि जो जीबीपी है वो अंडर वैल्यूड है इंटरबैंक मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो यूएसडी है वो ओवर वैल्यूड है इंटरबैंक मार्केट के अंदर। तो यानी कि अपन यूएसडी को बेचेंगे इंटरबैंक मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले अपन स्टेप 1 के अंदर सेल करेंगे यूएसडी 1 मिलियन को एट 1.3095 पे, जिससे कि अपन को मिलेगा जीबीपी 76365025। स्टेप 2 के अंदर अपन सेल करेंगे जीबीपी को टू द डीलर एट 1.579, तो जिससे अपन को सीएचएफ मिलेगा 1205804.374। स्टेप 3 के अंदर अपन सेल करेंगे सीएचएफ इंटरबैंक के अंदर, जिससे कि अपन को मिलेगा यूएसडी 1043020.237। तो अगर अपन यहाँ पर देखें अपन ने स्टार्ट किया था 1 मिलियन से एंड अपन को मिल रहा है 1.043020 मिलियन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आर्बिट्रेज प्रॉफिट हो गया यूएसडी 43,020 का। तो अगर अपन को थोड़ा समराइज वे में देखना है तो इस तरह से सोचो कि अपन को यहाँ पर यूएसडी में निकालना है आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पर डीलर को देखो, डीलर ने क्या कोड दिया है, सीएचएफ बाय जीबीपी का दिया है। तो अपन को पहले ये पता लगाना है कि जो डीलर ने कोड दिया है वो ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है। पहले अपन जीबीपी से चालू करते हैं। तो अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पर जो डीलर का जो कोड है इसके अंदर जो जीबीपी है वो ओवर वैल्यूड है, बिकॉज इंटरबैंक के हिसाब से इसका रेट होना चाहिए था 1.5058 एंड 1.5139 का, बट यहाँ पर जो रेट ज्यादा है 1.5790 एंड 1.5830, यानी कि जीबीपी है वो ओवर वैल्यूड है डीलर के पास। तो यानी कि इंटरबैंक के अंदर ये अंडर वैल्यूड होएगा। इंटरबैंक के अंदर क्या है कोड, यूएसडी बाय जीबीपी। अब अपन ने देखा था डीलर के पास जीबीपी है वो ओवर वैल्यूड है, तो यानी कि इंटरबैंक के अंदर जो जीबीपी है वो अंडर वैल्यूड है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर ये ओवर वैल्यूड है इंटरबैंक के अंदर, तो यानी कि इसकी जो दूसरी वाली रेट है यानी कि जो यूएसडी है वो ओवर वैल्यूड होना चाहिए इंटरबैंक के अंदर। तो इसका मतलब है कि अपन को इंटरबैंक के अंदर यूएसडी को बेचना चाहिए। पर अब यहाँ पर ये भी सवाल आ सकता है कि अपने यहाँ पर यूएसडी में दो दिए हुए हैं, यूएसडी बाय जीबीपी एंड यूएसडी बाय सीएचएफ। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसको बेचें? तो अब यहाँ पर अपने को सीएचएफ से समझ लो अपन चालू करते हैं डीलर का। तो जीबीपी है वो ओवर वैल्यूड है यानी कि सीएचएफ है वो यहाँ पर अंडर वैल्यूड है डीलर के पास। सीएचएफ अंडर वैल्यूड है डीलर के पास, यानी कि इंटरबैंक के अंदर सीएचएफ है वो ओवर वैल्यूड है। सीएचएफ इंटरबैंक के अंदर ओवर वैल्यूड है, यानी कि यूएसडी जो यूएसडी बाय सीएचएफ है इसके अंदर जो यूएसडी वो अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पर खुद ही सोचो जो ऊपर वाली जो
कोट है उसके अंदर यूएसडी ओवर वैल्यूड आया था एंड नीचे वाले कोट के अंदर यूएसडी अंडर वैल्यूड आया था, तो अपने वहां बेचेंगे जहां पे अपने को ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी कि ओवर वैल्यूड वाले के अंदर बेचेंगे। तो इन शॉर्ट अपन यहाँ पर बेचेंगे यूएसडी बाय जीबीपी वाले के अंदर एंड अपन खरीदेंगे यूएसडी बाय सीएचएफ वाले के अंदर, एंड यहाँ पे जो चेंज है वो अपन यहाँ पे डीलर वाले के अंदर करवा लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी दो टाइप के सम है, एक तो है बेस करेंसी जब अपना फोकस होगा और दूसरा सम आता है जिसके अंदर अपना जो प्राइस करेंसी है वो फोकस होता है। तो एग्जांपल के अंदर कहते हैं कि 60 डेज पहले अपन ने एंटर हुए थे एक 90 डे लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑन जीबीपी 10 मिलियन एंड एट यूएसडी 1.2070 पर जीबीपी। आज अपने पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अंदर अपन को स्पॉट यूएसडी बाय जीबीपी दिया हुआ है, 30 डे पॉइंट दिया हुआ है, 30 डे लिबर दिया हुआ है यूएसडी और जीबीपी का। तो अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले ये सोचो कि अपने आगे जाके अपन ने क्या करा, अपन ने एफ प्लस लिया है, यानी कि अपन ने यहाँ पर इनवर्स ले लेंगे, यानी कि अपन एफ माइनस करेंगे, यानी कि अपन ये मान के चलेंगे कि अपन ने एफ माइनस लिया है। तो इसका मतलब है कि अपन को यहाँ पे जो रेट्स है वो लेनी पड़ेगी एफ माइनस के हिसाब से, यानी कि अपन को यहाँ पर सेल वाली रेट लेनी पड़ेगी, यानी कि बिड वाली रेट को अपन को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्पॉट है उसकी जो रेट है 1.262 है और यहाँ पे 30 डे पॉइंट अपन को दिए हुए हैं, ये सब पिप्स के अंदर है, यानी कि अपन अगर इसको एडजस्ट कर देंगे तो अपना यहाँ पे फॉरवर्ड वाला रेट आ जाएगा। तो इस अपना जो फॉरवर्ड रेट है वो आ जाता है 1.25996। तो अपना फॉरवर्ड रेट आ गया है। अब इसको कंपेयर करो जो अपना पुराना वाला फॉरवर्ड रेट यानी कि ओल्ड एफ से कंपेयर करो। ओल्ड एफ था यूएसडी 1.2070। अपन ने ये बेट करा था कि एफ प्लस, अपन ने ये बेट करा था कि ये इससे ज्यादा होगा एंड यहाँ पर देखो ये इससे ज्यादा निकल गया। अभी कितने से ज्यादा निकला ये डिफरेंस निकालो, यानी कि अपने जो न्यू वाला एफ आया अपन इसको ओल्ड वाले एफ से माइनस करेंगे। तो ये वाला जो डिफरेंस आएगा वो आएगा अपने पर डॉलर के हिसाब से, अपन को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 मिलियन से। तो ये वाला जो अमाउंट आएगा ये अपना फॉरवर्ड वाले दिन यानी कि 90 डेज बाद पे अपन इसको पीछे लेके आएंगे। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर अपन इसको पीछे किस रेट पे लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये सोचो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अपने पास 10 मिलियन जीबीपी है, अपन ने पास 10 मिलियन जीबीपी है। अगर अपन को फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना है तो वो जीबीपी पे थोड़ा ना निकलेगा, तो दूसरे लिए रेट पे निकलेगा ना, जो कि प्रॉफिट और लॉस तो दूसरे वाले पे पता चलेगा। यानी कि अपन यहाँ पे यूएसडी में डील कर रहे हैं, यानी कि अभी जो भी अमाउंट आ रहा है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो अपन को यूएसडी के अंदर होगा। तो अपन इसको यूएसडी वाली रेट से पीछे लेके आएंगे, यानी कि जो 3% वाली रेट है इसको लेके आएंगे, इसको अपन पीरियोडिक करेंगे, यानी कि इसका पीरियोडिक फैक्टर निकाल के अपन इसको पीछे लेके आएंगे। तो ये आ जाएगा $528,279.3। तो यहाँ पर एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर समझाते हुए कहते हैं जिस करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अपोजिट वाली करेंसी में आंसर आएगा एंड देयरफॉर वी नीड टू डू प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम दैट अपोजिट वाली करेंसी। अब अपन ने यहाँ पे ये वाला जो एग्जांपल देखा था इसके अंदर जो बेस करेंसी है उसके अंदर अपन ने डील करा, तो यानी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। बट अगर समझ लो कि यहाँ पर उल्टा, यानी कि समझ लो अपने को बेस करेंसी की जगह प्राइस करेंसी पे निकालना हो तो क्या होगा, उसको समझाने के लिए दूसरा वाला एग्जाम्पल आया है। इसके अंदर कहते हैं कि 6 महीने पहले अपन एक 9 मंथ के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे टू सेल CAD 40 मिलियन एट 1.3620 CAD पर USD। इसमें अपन को स्पॉट रेट दी हुई है, 3 मंथ पॉइंट दिए हुए, 3 मंथ लेबर दिया हुआ है एंड CAD एंड USD के अपन को रेट भी दी हुई है। अपन को फाइंड आउट करना है मार्क टू मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अपन यहाँ पर सेल कर रहे हैं, एफ माइनस कर रहे हैं, यानी कि एक तो अपन को इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी कि एफ प्लस करते हुए चलना पड़ेगा, यानी कि अपन को सारी की सारी बाय वाली रेट लेनी पड़ेगी, यानी कि आस्क वाली रेट लेनी पड़ेगी। पर फिर से यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन को जो रेट है वो CAD पर USD में दी हुई है, पर यहाँ पर अपन जो डील कर रहे हैं वो तो CAD 40 मिलियन में डील कर रहे हैं, यानी कि अपन को इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर अपन को CAD पर USD दिया हुआ है, अपन को यहाँ पे CAD में डील कर रहे हैं, अपन यहाँ पर CAD में अपन ने सेल करा एफ माइनस करा, यानी कि यहाँ पर अपन को CAD में एफ प्लस करना पड़ेगा, यानी कि CAD बाय करना है, CAD बाय करना है, यानी कि अपन को जो रेट है वो यूज करनी है 1.3430 एंड माइनस 40 पिप्स। तो यानी कि ये वाला आ जाएगा 1.13390। ये जो आया है ये है CAD पर USD, तो अपन को इसका इन्वर्स भी करना पड़ेगा जिससे कि रेट निकल जाए USD पर CAD। तो ये आ जाएगी USD 0.7468 पर CAD। तो यानी कि ये अपना न्यू एफ आ गया। अपन इसको कंपेयर करेंगे ओल्ड एफ से। ओल्ड एफ क्या था 1.3620, अपन इसका उल्टा करेंगे जिससे कि USD पर CAD आ जाए। तो इसका उल्टा करने पे आ जाता है USD 0.73421 पर CAD। तो अपन इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये जो डिफरेंस आएगा अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 मिलियन से एंड बाद में अपन इसको पीछे लेके आएंगे। अब अपन इसको पीछे कौन सी रेट से लेके आएंगे, अपन यहाँ पर 40 मिलियन से अपन ने चालू करता CAD वाला, तो अपन यहाँ पर USD से इसको पीछे लेके आएंगे, यानी कि यहाँ पर USD वाली इंटरेस्ट रेट का यूज कर जाएगा, यानी कि 6% का यहाँ पर यूज कर जाएगा, उसको पीरियोडिक फैक्टर करा जाएगा। तो ये आ जाएगा लॉस ऑफ USD 4,97,008 का।
तो अपन इसको भी थोड़ा समराइज्ड वे में समझते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करो कि अपन कौन सी करेंसी में डील करें, अपना बेस करेंसी फोकस है कि प्राइस करेंसी फोकस है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को जो अमाउंट है वो 10 मिलियन जीबीपी में दिया हुआ था, तो यानी कि अपन को यहाँ पर जो बेस करेंसी उसके अंदर अपन को जीबीपी को रखना पड़ेगा, यानी कि जो अमाउंट अपन को दिया हुआ है अपना वो बेस करेंसी में होना चाहिए, ये चीज गांठ बांध के रख लो। सेकंड एग्जांपल में जैसे देखो, जो अपन को है ना 40 मिलियन सीएडी दिया हुआ था, यानी कि बेस करेंसी के अंदर यहाँ पर सीएडी होना चाहिए, बट अपन को जो कोड था वो सीएडी बाय यूएसडी दिया हुआ था, यानी कि अपन को इसका इनवर्स करना पड़ेगा, तब जाके अपन को यूएसडी बाय सीडी का कोट आएगा। तो अपन ने यहाँ पर पहले कोट का पता लगा कि अपन को कौन सा कोट यूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को ये देखना है कि अपन को फॉरवर्ड रेट कैसे निकालनी है। तो इसके अंदर ये देखो कि अपने यहाँ पर क्या करा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर अपने क्या करा था, एफ प्लस करा हुआ था, यानी कि अपन इसका इनवर्स करेंगे, एफ माइनस करेंगे, यानी कि अपन एक तरह से जो जीबीपी है उसको अपन शॉर्ट सेल कर रहे हैं, यानी कि जीबीपी को सेल वाली अपन को रेट यूज करनी पड़ेगी, यानी कि अपने वाले केस के अंदर अपन को जो रेट है वो लेनी पड़ेगी 1.262 एंड -20.4 पिप्स की। बट वहीं पे अगर अपन केस 2 के अंदर देखें, इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर अपन शॉर्ट सेल कर रहे हैं सीएडी 40 मिलियन को, तो यानी कि अपन इसका इनवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे। इसका मतलब है कि अपन यहाँ पर एफ प्लस करेंगे सीएडी के ऊपर, यानी कि अपन सीएडी को बाय वाली रेट यूज करेंगे। सीएडी के अंदर बाय वाली रेट अपन को जो रेट दी हुई है वो सीएडी बाय यूएसडी दी हुई है, यूएसडी के अंदर जो सेल वाली रेट उसके अंदर सीएडी के अंदर वो बाय वाली रेट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 1.343 वाली जो रेट है इसको यूज करना पड़ेगा एंड -40 पिप्स को यूज करना पड़ेगा। तो इससे जो रेट आएगी वो अपने सीएडी पर यूएसडी आएगी, बट अपन को तो बेस के अंदर सीएडी चाहिए, तो यानी कि अपन इसका इनवर्स कर देंगे, यानी कि ये वाली जो रेट आएगी ना, ये वाली फॉरवर्ड रेट आएगी जो कि होएगी यूएसडी पर सीएडी वाली। यानी कि बेसिकली सबसे पहले अपन ने ये डिसाइड कर लिया कि सीएडी पर यूएसडी के अंदर अपन को बिड वाला रेट लेना है, आस वाला लेना है। अपन ने पता लगा अपन को बिड वाला रेट लेना है, बट अपन को ये पता चल गया कि अपन को यहाँ पे यूएसडी पर सीएडी निकालना है, तो यानी कि अपन को यहाँ पर इसका इनवर्स करना पड़ेगा, तब जाके इसका यूएसडी पर सीएडी वाली रेट निकलेगी। अब अपनी जो रेट्स है वो दोनों की दोनों, जैसे कि यूएसडी पर सीएडी निकल गया एंड पहले वाले केस के अंदर अपना यूएसडी पर जीबीपी भी निकल गया है। तो अब अपनी जब ये ओल्ड और न्यू रेट्स निकल चुकी है, अब अपन इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अब सवाल ये आ सकता है कि अपने को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इसके बारे में कैसे सोचेंगे। तो इस पहले वाले केस के अंदर देखो, अपन ने एफ प्लस लिया हुआ है, यानी कि अपन को लगता है कि यहाँ पर जो यूएसडी बाय जीबीपी की जो रेट है वो आगे जाके बढ़नी चाहिए। एंड जब अपन ने जो फॉरवर्ड रेट निकाला वो देखा वो वाकई इससे ज्यादा था, यानी कि अपन को प्रॉफिट हुआ है। बट अगर अपन केस 2 के अंदर देखें, अपन ने यहाँ पर कहा था जो सीएडी है उस पर अपन ने एफ माइनस किया था, यानी कि अपन को लगता है कि जो सीएडी का जो दाम चल रहा है वो और गिरने वाला है। बट अगर अपन यहाँ पर देखें इसका जो दाम है वो तो बढ़ गया है, तो यानी कि यहाँ पे अपन को लॉस हुआ है। तो जब अपन को पता चल चुका है कि यहाँ पे लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, तो अपन को फिर इसका डिफरेंस निकालना है। तो अपन ने इसका डिफरेंस निकाल लिया। अब अपना जो अमाउंट है अपन को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी जो टोटल अमाउंट आया है ये एक तरह से अपना जो नेट प्रॉफिट और लॉस है उस दिन का, यानी कि जिस दिन प्रॉफिट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड होगा उस दिन पे आ गया। अब अपन को ये जो अमाउंट है उसको पीछे लेके आना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पर कौन सी रेट से लाया जाएगा। ये पहले वाले केस के अंदर यूएसडी से लाए या फिर जीबीपी से लाए, और केस 2 के अंदर इसको सीएडी से लाए या फिर यूएसडी से लाए। तो इसके अंदर नॉर्मली ये सोचो कि अपन कौन सी करेंसी के अंदर अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है। अपन ने जीबीपी के अंदर एंटर करा, यानी कि जो आंसर है वो यूएसडी के अंदर आएगा, क्योंकि अपन जो जीबीपी उसको तो अपन कन्वर्ट करें तभी तो अपन को प्रॉफिट या लॉस होएगा। अगर अपन उसको कन्वर्ट ही नहीं करेंगे तो अपन का प्रॉफिट या लॉस कैसे हो सकता है। कन्वर्ट करने भी तो अपन को प्रॉफिट या लॉस होगा, यानी कि अगर अपन जीबीपी में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करें तो जो आंसर है वो यूएसडी के अंदर आएगा। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल को भी देखो, इसके अंदर अपन ने जो 40 मिलियन सीएडी है इसको सेल करा है, यानी कि जब अपन ने ये बेट लगाई सीएडी है, अपन ने सीएडी के ऊपर बेट लगाई है, यानी कि अपन अगर वो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो दूसरी करेंसी में आएगा ना, यानी कि यूएसडी के अंदर आएगा, क्योंकि सीएडी को तो अपन कन्वर्ट करवा रहे हैं ना। तो यानी कि जो आंसर है वो पक्का है कि वो डॉलर के अंदर ही आएगा। तो यानी कि अपन को यहाँ पर डॉलर वाला जो इंटरेस्ट रेट है उसको यूज करना चाहिए। ओके, तो अपना यहाँ पे पार्ट 1 यानी कि मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पैरिटी रिलेशनशिप। सबसे पहले अपन कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी के बारे में समझेंगे। तो कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मुला होता है F - S डिवाइडेड बाई S, जो कि इक्वल होगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को अपन बोलेंगे RA - RB। एंड अपन अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी को देखेंगे। इसका जो फॉर्मुला था वो था ES - S डिवाइडेड बाई S, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के, यानी कि RA - RB के इक्वल होएगा। तो अगर अपन इन दोनों को ध्यान से देखें तो जो कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी है वो बेस्ड ऑन आर्बिट्राज होती है, क्योंकि अगर कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी अगर होल्ड नहीं करते तो यहाँ पे शॉर्ट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट यहाँ पे 2 एरो दिए हुए हैं, इसके अंदर कहते हैं कि अपन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इन दोनों के अंदर बराबर है। अगर समझ लो बराबर होते हैं तो अपन यहाँ पर F - S डिवाइडेड बाई S इक्वल मानेंगे ES - S डिवाइडेड बाई S। तो यानी कि यहाँ पर अपन कह सकते हैं F इक्वल टू ES हो जाएगा। ये कब होगा, जब यहाँ पे फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी होगी, यानी कि अपन रिस्क न्यूट्रलिटी मानेंगे, यानी कि यहाँ पर अपन प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी को मानेंगे, तब ये पॉसिबल है। यानी कि प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी बोलता
होता है एफ इक्वल टू ई एस होएगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी के अंदर। इसके अंदर ई एस माइनस एस होल डिवाइडेड बाई एस इक्वल मानते हैं आर ए माइनस आर बी के, इसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। एंड अपन दूसरा बढ़ते हैं एक्स आंटे पीपीबी के अंदर। इसके अंदर कहते हैं कि जो ई एस माइनस एस होल डिवाइडेड बाई एस है वो इक्वल होगा आई ए माइनस आई बी के, यानी कि इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ई एस माइनस एस डिवाइडेड बाई एस दोनों के अंदर कॉमन है, तो अपन इन दोनों को अगर कॉमन रखें तो यानी कि आर ए माइनस आर बी इक्वल मानेंगे आई ए माइनस आई बी के, तो इसको अपन कहेंगे इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। अगर अपन इसको आगे पीछे करेंगे तो यानी कि आ जाएगा आर ए माइनस आई ए इक्वल टू आर बी माइनस आई बी। तो अगर अपन यहाँ पर ध्यान से देखें जो अपना आर ए है और आर बी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको अपन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बोलते थे। इसको कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, यानी कि नॉमिनल के अंदर रियल भी आ गया एंड प्लस इन्फ्लेशन भी आया है। एंड अगर अपन आई ए और आई बी को देखें तो ये इसका जो डिफरेंस है उसको अपन एक तरह से इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बोलते हैं। तो अगर अपन यहाँ पर जो नॉमिनल है उससे अगर अपन इन्फ्लेशन को हटा दें तो यानी कि वो बचता है रियल, यानी कि आर ए माइनस आई ए, इसको अपन कहेंगे रियल इंटरेस्ट रेट। तो यानी कि अपन यहाँ पर कहना चाहते हैं जो रियल इंटरेस्ट रेट ऑफ ए है वो इक्वल हो जाएगा रियल इंटरेस्ट रेट ऑफ बी के, तो इसको अपन कहेंगे रियल इंटरेस्ट रेट पैरिटी। नेक्स्ट के अंदर कहते हैं अगर ई एस टी इक्वल टू एस होएगा, यानी कि बाद में जो दाम आने वाला है वो आज वाले दाम होगा, तो अपन उसको रैंडम वॉक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि समझ लो अपन अपने आप को अनहेज रखते हैं, यानी कि अपन समझ लो अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी को फॉलो करते हैं। तो यानी कि अपन ने अपने आप को अनहेज रखा, यानी कि अपने कोई आगे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन कंप्यूट करना चाहते हैं अनहेज रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी एसेट इन होम करेंसी टर्म्स। तो उसको निकालने के लिए यानी कि आरटीसी को निकालने के लिए यानी कि रिटर्न इन डोमेस्टिक करेंसी, उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस आर एफ सी इंटू ई एस टी डिवाइडेड बाई एस जीरो। इस होल को माइनस करेंगे 1 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। एंड यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है इसको समझाते हुए। इसके अंदर कहते हैं जो इंडियन इन्वेस्टर है उसने इन्वेस्ट करा यूएस के अंदर, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी है इंडियन एंड फॉरेन करेंसी यूएस। यहाँ पे आर एफ सी अपन को दिया हुआ है 4%, प्रेजेंटली एस जीरो 70 है एंड मैच्योरिटी के अंदर जो ई एस है वो हो जाएगा 73.5। तो यानी कि 73.5 डिवाइडेड बाई 70 कर देंगे एंड इस होल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर एफ सी से। 1 प्लस आर एफ सी अपना क्या है 1.04 है, ये जो पूरा है अपन इसको -1 कर देंगे एंड इस होल को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी कि आर डी से आ जाएगा 9.2%। पर अब थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन अपन देखते हैं। इसके अंदर तो अपन ने पूरे साल का पीरियोडिक फैक्टर ले लिया, पर हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट है वो पीरियोडिक हो, तो अपन यहाँ पर 1.04 अपन यूज नहीं कर सकते, अपन को उसको पीरियोडिक फैक्टर बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर समझ लो ये 6 महीने का है तो अपन यहाँ पर 1.04 की जगह अपन को ये जो 4% है इसको यहाँ पर 6/12 यानी कि 1.02 अपन को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि जो कोटेशन के अंदर जो बेस करेंसी उसको इन्वेस्टमेंट करेंसी होना जरूरी है। यानी कि अगर अपन ने यूएस के अंदर इन्वेस्ट करा है तो अपना जो बेस करेंसी यानी कि ए बाई बी है, इसमें जो बी है वो यूएसडी ही होना चाहिए। अगर ये है तभी अपन ईएसटी बाय एस जीरो कर सकते हैं। बट अगर जो बेस करेंसी है वो डोमेस्टिक करेंसी है, यानी कि अगर अपन को कोटेशन है वो यूएसडी बाय आईएनआर दिया हुआ है, तो इसके अंदर अपन है ना ईएसटी बाय एस जीरो को यूज नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर अपन को यूज करना पड़ेगा एस जीरो बाय ईएसटी। तो यानी दो ट्रिकी सिचुएशन क्या सकती है। पहले तो कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट पीरियोडिक हो सकता है, यानी कि अपने जो यहाँ पर रेट यूज करी यानी कि 1 प्लस आर एफ सी उसको पीरियोडिक करना पड़ेगा। एंड दूसरा कहते हैं कि जो बेस करेंसी है कोटेशन के अंदर उसके अंदर ही अपन को इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी कि अगर यूएसडी बाय जीबीपी है तो अपन को जीबीपी के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा नहीं है, समझ लो अगर अपन को जो करेंसी दूसरी दी हुई है, यानी कि अगर अपन को जीबीपी बाय यूएसडी दिया हुआ है तो अपन को यहाँ पर ईएसटी बाय एस जीरो की जगह अपन को एस जीरो बाय ईएसटी का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। करंट अकाउंट रिलेट होता है टू रियल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इसके अंदर स्लो रिएक्शन होता है बिकॉज जो प्राइसेस है वो स्टिकी होते हैं, हेंस ये प्ले करता है रोल इन लॉन्ग रन। वाइल जो कैपिटल अकाउंट है वो रिलेट करता है टू फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड ये इंसिडेंस होता है, यानी कि ये अफेक्ट करता है करेंसीज को इन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे करंट अकाउंट के बारे में। इसका अगर डेफिसिट बैलेंस है तो इसका मतलब है कि लॉन्ग रन के अंदर करेंसी है वो डेप्रिशिएट होएगी, बट अगर इसका सरप्लस बैलेंस है तो इसका मतलब लॉन्ग रन के अंदर जो करेंसी है वो एप्रिशिएट होएगी। अब इसके 3 एक्सप्लेनेशन बताए गए हैं जो कि अपनी जो मेन क्लास उसके अंदर स्किप हो गए थे। पहला है द फ्लो डिमांड एंड सप्लाई अप्रोच। इसके अंदर कहते हैं अगर एक्सपोर्ट होगा तो यहाँ पे डिमांड फॉर होम करेंसी है, बट अगर इंपोर्ट होगा तो यानी कि सप्लाई ऑफ होम करेंसी है। हेंस अगर यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है तो इसका मतलब है कि जो होम करेंसी है वो डेप्रिशिएट होगी इन द लॉन्ग रन। पर हाउएवर यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी है इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है वो राइज होएगा एंड जो इंपोर्ट है वो गिर जाएगा। इस वजह से डेफिसिट है वो भी कम हो जाएगा एंड ये सरप्लस बन जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली इंस्टेंटेनियस नहीं हो पाता है, ये विद अ लैग होता है जिसको अपन जे कर्व इफेक्ट बोलते हैं। होम करेंसी को कितना डेप्रिशिएट करना पड़ेगा जिससे कि वो ओवरकम कर सके इस डेफिसिट को इनटू सरप्लस, वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स के ऊपर। पहला है इनिशियल गैप, दूसरा सेंसिटिविटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइस टू चेंज इन एक्सचेंज रेट एंड तीसरा सेंसिटिविटी of export and import quantity to change in prices।
नेक्स्ट है पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच। इस वाली स्ट्रेटेजी को अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। लास्ट आता है डेट सस्टेनेबिलिटी अप्रोच। इसके अंदर कहते हैं कि अगर अपना क्रॉनिक करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है तो जो डेट टू जीडीपी रेशियो है कंट्री का वो टच करेगा अलार्मिंग लेवल को, एंड इस वजह से जो फॉरेनर्स है वो स्केप्टिकल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो हो सकता है कि मास सेल करने लगे एंड करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए। तो नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर कहते हैं कि कैपिटल फ्लोज है वो फंक्शन होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो कि पॉजिटिव फैक्टर होता है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डिफरेंशियल जो कि नेगेटिव फैक्टर होता है, डिफरेंशियल ऑफ रिस्क प्रीमियम जो कि नेगेटिव फैक्टर होता है, एंड रिवीजन इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ करेंसी। तो इसके अंदर कहते हैं अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है यानी कि आर ए माइनस आर बी, अगर उसका जो डिफरेंस है वो बढ़ गया, इसका मतलब अपन ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये अपने लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। सपोज करो दो कंट्री है, कंट्री ए एंड कंट्री बी, दोनों के अंदर जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो 10% है, बट अगर अपन देखें कंट्री ए के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 6% है एंड कंट्री बी के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 4% है, यानी कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है कंट्री ए के अंदर वो 4% है एंड कंट्री बी के अंदर वो 6% है। तो यानी कि अपन को रियल में अपन जो इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहे हैं वो कंट्री बी के अंदर ज्यादा है, तो यानी कि अपन वो कंट्री बी को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसका जो इन्फ्लेशन है वो कम है एंड जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है। तो यानी कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो ये एक तरह का नेगेटिव फैक्टर होता है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल ऑफ रिस्क प्रीमियम। अगर लोगों को लगता है कि अपने कंट्री में बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम और चल रही है तो वो चाहेंगे कि अपन यहाँ पे ज्यादा रिस्क प्रीमियम डिमांड करें, तो अगर यानी कि अगर रिस्क प्रीमियम का जो डिफरेंशियल है वो बढ़ जाता है तो एक तरह से ये नेगेटिव फैक्टर है क्योंकि लोग अपने ऊपर एक तरह से स्केप्टिकल हो गए हैं। एंड लास्ट रिवीजन इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द करेंसी। इसका मतलब है कि अपना जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वैल्यू है करेंसी का उसको अपन ने रिवाइज करा है। तो इसके अंदर कहते हैं जो फर्स्ट और सेकंड फैक्टर यानी कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डिफरेंशियल, ये एक तरह का रिलेटेड है टू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। जो थर्ड वाला फैक्टर है यानी कि डिफरेंशियल ऑफ रिस्क प्रीमियम वो रिलेटेड है टू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड कैपिटल कंट्रोल। ओके, तो नेक्स्ट वन पढ़ेंगे इक्विटी मार्केट एंड करेंसी कोरिलेशन। इसके अंदर कहते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर तो इसमें जो कोरिलेशन वो स्टेबल नहीं देखा गया है, इक्विटी मार्केट और करेंसी के अंदर शॉर्ट रन के अंदर यानी कि कोरिलेशन स्टेबल नहीं है, बट लॉन्ग रन के अंदर कहते हैं जो कोरिलेशन है इक्विटी मार्केट एंड करेंसी के बीच में वो जीरो है। सेक्शन 2 के अंदर अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, मॉनेटरी अप्रोच एंड पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुंडल फ्लेमिंग अप्रोच। इसके अंदर दो चीज आती है, तो हाई कैपिटल मोबिलिटी है फिर लो कैपिटल मोबिलिटी है। अगर हाई कैपिटल मोबिलिटी है तो इसके अंदर कहते हैं अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, तो ये इसका जो जवाब है एम्बिग्यूअस होगा, बिकॉज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट गिर रहा होता है एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट वो बढ़ता है, तो यानी कि यहाँ पे जवाब देना एम्बिग्यूअस है। बट अगर अपन रिसेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को देखें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है दोनों के अंदर, तो इसमें क्या होगा कि जो करेंसी वो एप्रिशिएट करेगी। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिसेशनरी फिस्कल पॉलिसी, इन दोनों के अंदर इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, इसके अंदर करेंसी वो डेप्रिशिएट करेगी। एंड लास्ट आता है रिसेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिसेशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसके अंदर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और एक के अंदर गिर रहा है, तो यानी कि इसके अंदर जवाब देना एम्बिग्युअस है। अब नेक्स्ट आता है लो कैपिटल मोबिलिटी। तो अपने जो हाई कैपिटल मोबिलिटी था इसके अंदर अपना जो फोकस था वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर था, बट यहाँ पे अपना जो फोकस है लो कैपिटल मोबिलिटी, इसके अंदर अपना जो फोकस है वो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर होगा यानी कि जीडीपी के ऊपर होगा। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी तो यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड है वो दोनों के अंदर हाई होगी, तो यानी कि इसका मतलब जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट करेगी। नेक्स्ट आता है रिसेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड एक के अंदर कम होता है बट एक के अंदर ज्यादा होता है, तो इसका मतलब इसका जवाब देना एम्बिग्युअस है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिसेशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसके अंदर भी सेम वही चीज है, एक के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है बट एक के अंदर गिर रहा है, तो इसका मतलब इसका जवाब देना एम्बिग्युअस है। एंड लास्ट आता है रिसेशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इसके अंदर कहते हैं करेंसी वो एप्रिशिएट होगी। अब इन दोनों का एक एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लो अपन देख रहे हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड रिसेशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो इंटरेस्ट रेट वो गिरना चाहिए, बिकॉज अब जो गवर्नमेंट है वो मार्केट के अंदर पैसा सप्लाई करिए वो इंटरेस्ट रेट गिरा रही है जिससे कि लोग है वो खर्चा करे, तो यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिरेगा। एंड रिसेशनरी फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो लोग क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। एंड जो फॉरेनर है वो क्या करेंगे, उनको दिखेगा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उनको कम मिल रहा है तो अपना पैसा निकालना चालू करेंगे, यानी कि कैपिटल आउटफ्लो होगा। कैपिटल आउटफ्लो होगा तो इस वजह से करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, तो यहाँ पे डेप्रिशिएट आया है। सिमिलरली अपन बाकियों का भी देख सकते हैं। अपन आते हैं लो कैपिटल मोबिलिटी के अंदर, इसके अंदर अपन देखेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी के अंदर क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या है, लोगों के पास पैसा आ गया, अब वो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, यानी कि एक्स माइनस एम यानी कि कम हो जाएगा, यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करें। एक्सपोर्ट है वो स्टेबल है, अगर इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो क्या होएगा, अपन इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो करेंसी वो डेप्रिशिएट करेगी, तो इसका मतलब है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की वजह से करेंसी वो डेप्रिशिएट करेगी। नेक्स्ट वन में इसी को समझाएगा, इसमें कहते हैं अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ने से अपन यहाँ पे मानते हैं कि जो एक्सपोर्ट है वो तो
तो कांस्टेंट रहेंगे, बट जो इंपोर्ट है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि लोग खर्चा करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस एम है वो गिर जाएगा। एंड अपन अगर इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो अपनी जो करेंसी वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। नेक्स्ट अपन आता है मॉनेटरी अप्रोच के ऊपर। ये लिंक्ड है टू प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन के। तो पहला आता है प्योर वाला। तो इसके अंदर तो कहते हैं कि जो एमएस है, अगर मनी सप्लाई वो बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। पर अब आता है दूसरा मिक्स्ड वाला। इसके अंदर कहते हैं अगर एमएस बढ़ जाता है, मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं, तो प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स है वो तुरंत राइज नहीं होते हैं। बट अपन ने मनी सप्लाई बढ़ा दी तो इंटरेस्ट रेट है वो तो गिर जाएगी, यानी कैपिटल आउटफ्लो होएगा। तो इस वजह से जो करेंसी वो डेप्रिशिएट होगी बाय मोर देन व्हाट वाज जस्टिफाइड इन द शॉर्ट रन, यानी कि वो अभी गिरेगी धम से, यानी कि ज्यादा गिरेगी शॉर्ट रन के अंदर। बट लॉन्ग रन के अंदर जो करेंसी वो रीच करेगी अपने न्यू इक्विलिब्रियम वैल्यू को, यानी कि पहले नीचे गिरेगी और फिर वापस ऊपर आएगी जिस पे उसको होना चाहिए। लास्ट आता है पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच। इसके अंदर कहते हैं जो इन्वेस्टर है वो होल्ड करते हैं पोर्टफोलियो ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एसेट। अगर एक कंट्री है उसका ह्यूज फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो फॉरेनर है वो होल्ड कर रहे हैं बॉन्ड जो कि इशू किए गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। एट सर्टेन पॉइंट जो फॉरेनर है वो सेंस कर लेंगे हायर रिस्क इन्वॉल्व इन सच होल्डिंग, एंड देयरफॉर वो डिमांड करेंगे हायर रिटर्न, जो कि दो तरह से आ सकती है। फर्स्ट तो कहते हैं कि जो RFC है, यानी कि जो फॉरेन यील्ड है उसको बढ़ाना पड़ेगा। एंड दूसरा कहते हैं या तो अपन चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड RFX है उसको बढ़ा देंगे। इसका मतलब है कि जो करेंसी है उसको गिरा देंगे अभी, सो दैट जो फॉरेनर है वो एक्सपेक्ट करे एप्रिसिएशन इन फ्यूचर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि अगर एक कंट्री का ह्यूज बजट डेफिसिट चल रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा अपन को बताया गया है। अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है तो शॉर्ट रन के अंदर मुंडल फ्रेमिंग यूज करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से रुपये को एप्रिशिएट होएगा। एंड अगर कहते हैं लॉन्ग रन के अंदर अपन देखें तो पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच को देखना पड़ेगा। तो अगर अपन मोनेटाइज करते हैं तो इन्फ्लेशन में बढ़ जाएगा, रुपये डेप्रिशिएट करेगा। एंड अगर अपन ऑस्टेरिटी को फॉलो करते हैं, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उनको कम कर देंगे, टैक्सेस को बढ़ा देंगे, यानी कि अपन रेस्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी का यूज करेंगे तो उससे इंटरेस्ट रेट गिर जाएगी, यानी कि रुपये वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा सही से समझना है तो इसको ऐसे सोचो कि अपन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कर रहे हैं। शॉर्ट रन के अंदर अपन यूज करें मुंडल फ्लेमिंग मॉडल को, तो शॉर्ट रन के अंदर मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के अंदर क्या होगा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बाहर के लोग अंदर पैसा लगाएंगे, यानी कि रुपये वो एप्रिशिएट हो जाएगा। बट लॉन्ग रन के बारे में सोचो, अपना ह्यूज बजट डेफिसिट चल रहा है, यानी कि जो फॉरेनर्स स्केप्टिकल है कि यार ये कंट्री के अंदर अब थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो हाई रिस्क में मांगेंगे। तो अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है अपन मोनेटाइज कर दें, यानी कि नोट छाप दो। नोट छापेंगे तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रुपये डेप्रिशिएट हो जाएगा। पर दूसरा तरीका है कि ऑस्टेरिटी को फॉलो कर लो, यानी कि अपने एक तरह से कहते हैं ना खर्चों को कंट्रोल कर लो, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कम करो और टैक्सेस को बढ़ा दो, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आए, यानी कि रेस्ट्रिक्टिव फिस्कल पॉलिसी को फॉलो करो। तो इससे इंटरेस्ट रेट वो गिर जाएगा रेस्ट्रिक्टिव फिस्कल पॉलिसी से। एंड इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से जो कैपिटल आउटफ्लो होगा, बिकॉज जो फॉरेनर पैसा निकालेंगे वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे जहाँ उनको ज्यादा रिटर्न मिल रहा होगा, तो इस वजह से जो करेंसी वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट अपन सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड कैपिटल कंट्रोल। यहाँ पे कहते हैं कैपिटल इनफ्लो एक तरह से ब्लेसिंग भी हो सकता है, कर्ज भी हो सकता है। ब्लेसिंग कैसे होता है, जो LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, यानी कि जल्दी होती है। एंड कर्ज कैसे हो सकता है कि यहाँ पे एसेट प्राइस बबल हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन को पुश और पुल फैक्टर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कहते हैं यूएस डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पर भी इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो एक पुश फैक्टर वो पैसा भेजना चाहते हैं कि यहाँ से हटाओ कहीं और लगाओ, पुश करो पैसा को। तो वो एडवाइस वहां पे करा जाता है कि अपन को पुश फैक्टर के अंदर ग्लोबल एसेट एलोकेशन करना चाहिए अपने यूएस के अंदर जहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट है। बट अगर अपन पुल फैक्टर की तरफ जाए, इंडिया को देख लो, ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, यहाँ पर पैसा लगाओगे तो ज्यादा अपन को इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी काम अभी तक बाकी है। और यहाँ पर अगर अपन लिबरलाइजेशन करते हैं तो एक तरह का पुल फैक्टर हो गया। अगर अपन लो इन्फ्लेशन रखते हैं एंड लो इन्फ्लेशन वॉलिटिलिटी रखते हैं तो भी एक जगह पुल फैक्टर हो गया, क्योंकि ये फॉरेन कैपिटल को यहाँ पर बुलाएगा, फॉरेन कैपिटल को बोलेगा कि यहाँ पर आओ पैसा लगाओ, तुमको तो कितना फायदा हो रहा है। एंड नेक्स्ट अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगी तो ये भी उनके लिए एक फायदा ही है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म लाइक प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाएगा तो ये इनको एक तरह का पुल फैक्टर होगा, क्योंकि ये सब चीजें हैं जो फॉरेनर्स आएंगे, जो कैपिटल लेके आएंगे, उनको काफी बेनिफिट करेगा, ये उनके हित में है। यानी कि पुल फैक्टर के अंदर क्या होता है कि अपन एक तरह से बुलाते हैं कि आओ हमारे अंदर पैसा लगाओ, उनको खींच रहे हैं कि यहाँ पर आ। पर पुश क्या होता है, पुश अपन यहाँ से भेज रहे हैं कि कहीं और लगाओ, पुश कर रहे हैं अपन एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं एक्सेसिव कैपिटल इनफ्लो की वजह से ओवर प्राइस डोमेस्टिक करेंसी भी हो सकती है, यानी कि कैपिटल इनफ्लोज इतने बढ़ गए हैं, कैपिटल इनफ्लो इतना ज्यादा आने की वजह से जो करेंसी वो एप्रिशिएट हो गई है, तो वो ओवर प्राइस हो गई डोमेस्टिक करेंसी। इस वजह से एसेट प्राइस बबल भी हो सकता है, हाइक इन कंजम्पशन हो सकता है, हाई इन्फ्लेशन हो सकता है। जब ये करेक्ट होगा सडनली तो ये एक तरह का करेंसी क्राइसिस बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि IMF है वो रिकमेंड करता है करेंसी इंटरवेंशन एंड कैपिटल कंट्रोल्स इन केस ऑफ एक्सेसिव कैपिटल फ्लो। तो एक के अंदर कहते हैं कि अगर हाई कैपिटल इनफ्लोज है तो जो रुपये वो एप्रिशिएट करेगा, RBI को सेल करना चाहिए रुपये एंड बाय करना चाहिए डॉलर, जिससे कि वो रुपये को वापस से नीचे लेके आ सके।
ये एक तरह का एफएक्स इंटरवेंशन होता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इंटरवेंशन होता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या ये इफेक्टिव होगा। तो इसके अंदर कहते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन है वो रिड्यूस कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी को, बट ये कभी भी इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है द लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि जिस प्राइस पे करेंसी को आना है वो वहां पर आके रहेगा। हेंस अपन सिर्फ जो एफएक्स की जो वॉलेटिलिटी है उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट बी के अंदर कहते हैं सपोज जो एफएक्स इंटरवेंशन है वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि जो आरबीआई है वो सेल करे रुपी, तो जो मनी सप्लाई है वो राइज हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सो आरबीआई ऐसा करना नहीं चाहती है, इस बात को फॉलो नहीं करना चाहती है। तो आरबीआई क्या करेगी, वो कैपिटल कंट्रोल ही लगा देगी, से एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा देगी ऑन रिपेट्रिएशन, यानी कि इस कंट्री से बाहर तुम पैसा लेके नहीं जा सकते हो विद होल्डिंग टैक्स एक्सेट्रा, यानी अगर लेके जाना है तो तुमको 50% टैक्स भरना पड़ेगा, जिससे कि लोग लेके ना जाए पैसा। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस तरह के जो कैपिटल कंट्रोल है वो इफेक्टिव होंगे या नहीं होंगे। तो अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एफएक्स का जो वॉल्यूम है वो टू हाई होता है, तो अपन चाह के भी अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अगर एक एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है तो इसका जो रिजल्ट है वो मिक्स होता है। तो इसमें कहते हैं कि ये डिपेंड करता है अपॉन द लेवल ऑफ एफएक्स रिजर्व कंपेयर टू एफएक्स वॉल्यूम। अगर बहुत ज्यादा रिजर्व अपने पास पड़े हैं तो अपन चाहते उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैपिटल कंट्रोल है वो इफेक्टिव होंगे। बट अगर बहुत अच्छे से रिजर्व है एंड यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा है इसका, तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपने हाथ में फिर कुछ भी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे करेंसी क्राइसिस के बारे में। इसका मतलब है करेंसी का सिग्निफिकेंटली गिरना, जैसे कि 30 to 50% ही गिर गई करेंसी, तो इन्वेस्टर का रिएक्शन क्या होएगा, वो पैनिक में आ जाएगा एंड रिग्रेस अनवाइंडिंग करेगा ऑफ कैरी ट्रेड, एंड इस वजह से स्पेक्युलेटिव कैपिटल अटैक होगा ऑन द इकोनॉमी। इस वजह से जो रुपये है वो धड़ाम से डेप्रिशिएट होएगा, एसेट प्राइसेस गिर जाएंगे एंड लोगों का कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा अपनी इकोनॉमी से। तो प्रिजर्वेशन इज बेटर देन क्योर, अपन को एक प्रिडिक्शन मॉडल बनाना चाहिए। तो पूछते हैं कि क्या प्रिडिक्शन मॉडल है बनाना पॉसिबल है। तो स्कूल वन कहता है कि हाँ ये बनाना पॉसिबल है, बिकॉज जो फंडामेंटल्स होते हैं कंट्री के वो डेटोरेट होते हैं ना सिस्टमैटिक मैनर प्रायर टू द करेंसी क्राइसिस स्काईरॉकेटिंग। बट स्कूल टू कहता है कि ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कहता है नो, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो करेंसी क्राइसिस है वो कई बार आउट ऑफ द ब्लू होते हैं, यानी कि अचानक से ही होते हैं ड्यू टू शिफ्ट इन सेंटीमेंट विदाउट एनी डेटोरिएशन इन द फंडामेंटल्स। पर स्कूल टू वो कहते हैं शट अप, तुम चुप हो जाओ, कम से कम एटलीस्ट हम कुछ ट्राई तो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ अ गुड प्रिडिक्शन मॉडल। तो प्रिडिक्शन मॉडल का गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए विदाउट एनी फॉल्स सिग्नल, यानी कि वो बेकार के सिग्नल ना दे। नेक्स्ट कहते हैं कि मॉडल ऐसा होना चाहिए कि वो ब्रॉड बेस्ड हो, यानी कि वो कंसिडर कर सके लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स को टू प्रेडिक्ट करेंसी क्राइसिस। एंड नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि ऐसा अपन को मॉडल यूज करना चाहिए जिसके अंदर जो इकोनॉमिक वेरिएबल और इंडिकेटर जो यूज करेगा वो अवेलेबल हो ऑन अ टाइमली बेसिस, सो दैट जो प्रिडिक्शन है वो जल्दी हो सके एंड अपन को थोड़ा टाइम मिल सके जिससे कि अपन उसके ऊपर एक्शन ले सके। तो यहाँ पर अपन ने एक चीज देखी, इसमें कहते हैं कि वो लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स को ले। अभी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। तो ये कहता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड है, यानी कि जो रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट बाय इंपोर्ट अगर वो डेटोरेट हो रहा है, एक तरह का वार्निंग सिग्नल है। नेक्स्ट कहते हैं अगर फिक्स्ड और पार्शियली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से, अगर ये खराब होता जा रहा है तो यानी कि एक तरह का वार्निंग सिग्नल है। नेक्स्ट कहते हैं कि ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने गिरते जा रहे हैं, ये एक तरह का खतरे का इशारा है। नेक्स्ट कहते हैं अगर करेंसी है वो राइज हो गई अबव इट्स हिस्टोरिकल मीन, तो इसमें अपन को रिस्क होता है कि वो धड़ाम से नीचे भी गिर सकती है। नेक्स्ट कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं लिवरेज कैपिटल मार्केट वो अलाउ करें फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट के अंदर कहते हैं मनी सप्लाई है वो रिलेटेड टू बैंक रिजर्व वो बढ़ गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो कंट्री है उसके अंदर बैंकिंग क्राइसिस हो गए हैं, पर ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है।